CH21 क्या मैंने स्पर्श का सपना देखा। रात का वक्त वारुष के घर पर डिनर करने के बाद वारुष अपने रूम में सोने चला गया था। उसने अपनी माँ से आज के एग्जाम के बारे में कोई बात नहीं की थी, क्योंकि डिनर करते वक्त ही राजीव के साथ उसने यामिनी की मौजूदगी में एग्जाम की काफी बातें बताई थी, और वो आज के एग्जाम और यामिनी के ना मिलने की वजह से बहुत थक भी गया था, इसलिए बेड पर लेते ही उसे जल्दी नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ राजीव के घर पर राजीव रावत अपने घर पहुंचकर सोने के लिए बेड पर लेटा हुआ था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कभी इस तरफ करवट बदलता तो कभी उस तरफ, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे बार बार यामिनी का चेहरा अपनी आंखों में दिखाई दे रहा था और उसे गंगा घाट की बातें याद आ रही थी। उसका यामिनी से गले मिलना, उसका यामिनी के आंसू पोंछना, यही सभी बातें उसे सोने नहीं दे रही थी। फिर वो उठकर अपनी बालकनी की तरफ चला गया। रात के वक्त ऋषिकेश बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। ठंडी हवाएं राजीव के चेहरे को छू रही थी। तभी राजीव ने खुद से कहा, ये कैसा महसूस कर रहा हूं मैं? क्या मैं यामिनी को? अपनी बात को पूरी ना करके राजीव कुछ सोचने लगा, और फिर उसने कहा, यामिनी ने कभी मुझे अपने अतीत के बारे में नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ वारुष के घर पर अपने रूम में यामिनी फर्श पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। फिर अचानक वो खड़ी हुई और अलमारी के नीचे से चाबी निकलकर अलमारी खोलने लगी, और फिर उस पोटली को बाहर निकल लिया जिसमें उसने संदूक का सामान रखा था और जिसे उसने कुछ दिन पहले अलमारी के अंदर छिपा कर रखा दिया था। उस पोटली को लेकर यामिनी अपने बेड पर बैठ गई और पोटली खोलकर उसके अंदर झांकने लगी, और फिर उसने खुद से कहा, मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी वारुष। उस पोटली में रखा सामान चमक रहा था, जिस वजह से यामिनी का चेहरे पर भी पीली रोशनी आने लगी। यामिनी ने फिर से कहा, बहुत मुश्किल से उस दिन मैंने आपको बचाया था। मैं आपको फिर से नहीं खो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर कुछ देर बाद यामिनी ने पोटली को बंद करके वापस अलमारी में रख दिया और लाइट्स ऑफ करके सोने चली गई। अब आधी रात हो चुकी थी और यहाँ वारुष गहरी नींद में सो रहा था। फिर कुछ देर बाद वारुष को फिर वही सपना आने लगा, जिस वजह से वो बेचैन होने लगा। उसके चेहरे पर पसीने आने लगे। उसे देखकर साफ लग रहा था कि शायद वो कोई भयानक या डरावना सपना देख रहा था। उसने अपनी बेडशीट को कसकर पकड़ रखा था। फिर वो अपने सिर को इधर उधर हिलाने लगा। इस बार वो सपने में अपने होठों को भी हिला रहा था, जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा हो। फिर अचानक वो शांत हो गया, उसका छटपटाना भी बंद हो गया। अब उसने अपनी बेडशीट को धीरे धीरे छोड़ दिया और उसकी बोएं जो आपस में जुड़ी हुई थी वो भी अब निर्मल हो गई थी। और कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जो इतने सालों में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वारुष पहली बार अपने सपने में मुस्कुरा रहा था, वरना बचपन से लेकर आज तक वो सपने में बस घबराता रहता था। शांत होकर भी वारुष मुस्कुराते हुए अपने होठों को हिला रहा था। वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा भी रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होने लगी। वारुष ने सपने में बड़बड़ाते हुए कहा, स्पर्श स्पर्श स्पर्श। फिर अचानक वारुष की बोएं फिर से आपस में जुड़ गई। वो घबराते हुए उठा और उसने चिल्लाते हुए कहा, स्पर्श। वारुष बड़ी बड़ी आंखें करके इस वक्त जोर जोर से सांसें लेने लगा। फिर थोड़ा शांत होकर वारुष ने अपने साइड टेबल पर हाथ मारते हुए पानी की बोतल को ढूंढने लगा, मगर उसे बोतल नहीं मिली। फिर वारुष ने कहा, कहीं मेरे चिल्लाने से मम्मी तो नहीं उठ गई। ये कहकर वारुष अपने बेड से उठा, फिर किचन में पानी के बोतल लेने के लिए गया। उसने किचन से अपने रूम में आते वक्त यामिनी के रूम की तरफ भी देखा कि कहीं वो उठी तो नहीं, लेकिन वो सो रही थी। फिर वारुष अपने रूम में आ गया और पानी पीने लगा। उसने एक बार में ही पूरी बोतल खाली कर दी थी। फिर कुछ सोचते हुए वारुष ने खुद से कहा, क्या मैंने चिल्लाकर स्पर्श का नाम लिया था? मगर क्यों? फिर वारुष अपने बेड पर वापस लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक वो झटके से उठा और उसने खुद से कहा, क्या अभी मैंने स्पर्श का सपना देखा था? पर मुझे तो अपने कोई भी सपने याद ही नहीं रहते, लेकिन इस बार सपने में मैंने स्पर्श का नाम क्यों लिया? इन्हीं सब सवालों को सोचते हुए वारुष वापस सोने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद वो सो गया। अगली सुबह वारुष के घर पर वारुष कॉलेज के लिए अपने रूम में रेडी हो रहा था और यामिनी भी किचन में नाश्ता बना रही थी। युगम और नकुल भी वारुष के घर आ गए थे। उन दोनों ने यामिनी को हेलो कहा और सीधे वारुष के रूम में चले गए। युगम और नकुल बिना नॉक किए ही वारुष के रूम में घुस गए। उस वक्त वारुष अपनी शर्ट पहनने वाला था। वारुष की मस्क्यूलर बॉडी देखकर युगम और नकुल वारुष को देखते ही रह गए। फिर वारुष ने उन दोनों की तरफ देखते हुए और अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, आखिर प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है? अपने मैनर्स भूल गए क्या तुम दोनों? के किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है? तभी नकुल ने वारुष के बेड पर लेटते हुए कहा, अबे काहे के मैनर्स? फिर युगम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब अपने दोस्त के रूम में आने से पहले भी क्या नॉक करना पड़ेगा? वारुष कुछ ना कहकर बस अपनी शर्ट के बॉटम बंद करते हुए उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। फिर युगम ने ड्रेसिंग टेबल के साइड लगे चेयर पर बैठते हुए पूछा, वारुष तू रोज रात को लेट सोता है क्या? वारुष ने शीशे में देखते हुए अपने बालों को कोम्ब करते हुए कहा, नहीं तो क्यों? फिर युगम ने कहा, क्योंकि तू दिल्ली कॉलेज के लिए लेट रेडी होता है। इस बात पर वारुष ने कुछ नहीं कहा, बस शीशे में देखते हुए वो अपने बालों को ही सेट कर रहा था। फिर नकुल ने बेड पर लेटे हुए ही अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे किए और अपने पैर पर पैर चढ़ाते हुए कहा, नींद तो मुझे प्यारी है, फिर भी कॉलेज के लिए मैं जल्दी रेडी हो जाता हूँ। नकुल की बात पर हामी भरते हुए युगम ने कहा, ये बात तो सही कह रहा है, ये कुंभकर्ण भी जल्दी रेडी हो जाता है, मुझे इसके घर के बाहर वेट नहीं करना पड़ता।
फिर नकुल ने हंसते हुए वारुष से कहा, क्या तूने आज भी डरावना सपना देख लिया क्या? इस बात पर वारुष कोम करते हुए ही रुक गया और शीशे से ही नकुल की तरफ देखने लगा। तभी युगम ने भी पूछा, डरावना सपना? कैसा डरावना सपना? वारुष अब थोड़ा घबराने लगा, उसे लगा आज उसके दोस्तों को उसके सपनों के बारे में पता चल जाएगा और उसके दोनों दोस्त उसे पागल समझेंगे। मगर तभी किचन से यामिनी के पुकारने की आवाज आई, वारुष, ब्रेकफास्ट लगा दिया है, आ जाए। यामिनी की आवाज सुनकर वारुष ने युगम और नकुल को बाहर चलने का इशारा किया और खुद भी बैग लेकर अपने रूम से बाहर आ गया। तारांकन, क्या युगम और नकुल कभी जान पाएंगे वारुष के सपनों के बारे में? क्या वारुष कभी अपने दोस्तों को बताएगा अपने सपनों के बारे में? क्या आज रात में वारुष को स्पर्श का सपना आया था या बस ये उसका वहम था? आखिर यामिनी किस दिन की बात कर रही थी जब उसने वारुष को बचाया था? क्या राजीव समझ गया यामिनी के लिए अपने दिल का हाल? क्या राजीव यामिनी से पूछेगा उसके अतीत के बारे में? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH22 अमायरा की गलतफहमी। सुबह का वक्त, वारुष के घर पर युगम और नकुल वारुष के घर आ गए थे और फिर यामिनी की आवाज सुनकर सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए वारुष के रूम से बाहर आ गए। यामिनी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए युगम और नकुल से कहा, आप दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इस बात पर युगम ने कहा, नहीं नहीं आंटी, मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। लेकिन ये सुनकर नकुल चेयर पर बैठते हुए कहता है, जरूर आंटी, मैं तो खाऊंगा। नकुल की हरकत देखकर युगम अपनी गर्दन ना में हिलाने लगा। तभी वारुष ने कहा, मम्मी हमें लेट हो रहा है तो आप मेरा ब्रेकफास्ट पैक कर दो, मैं कॉलेज में खा लूंगा। ये सुनकर यामिनी ने फॉइल पेपर में पराठों को पैक कर दिया और रोल बनाकर वारुष को दे दिया और एक रोल उन्होंने नकुल को भी पकड़ा दिया, जिससे नकुल बहुत खुश हुआ। फिर तीनों कॉलेज के लिए बाइक से निकल गए। रास्ते में युगम बीच में बैठकर वारुष को पराठा खिला रहा था क्योंकि वारुष बाइक चला रहा था। पीछे बैठकर नकुल भी पराठा खा रहा था और उसने खाते हुए ही वारुष से पूछा, वैसे वारुष क्या तूने अपनी मम्मी को बता दिया? वारुष ने भी खाते हुए जवाब दिया, क्या बता दिया? नकुल ने मजाक करते हुए कहा, यही कि कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई तेरी बहन मिल गई। इस बात पर युगम ने नकुल को चुप रहने को कहा। तभी वारुष ने बाइक रोकते हुए कहा, कितनी बार कहूं कि वो मेरी बहन नहीं है? वारुष को इस तरह सीरियस देखकर नकुल ने फिर मजाक करते हुए कहा, यार नहीं है तो बना लेना, कोई तो सुंदर लड़की मेरे लिए छोड़ दे। वारुष ने फिर से बाइक चलाते हुए कहा, किसी और को बोलता तो बना लेता बहन, मगर इस लड़की को मैं नहीं बनाऊंगा। इस बात पर युगम और नकुल ने वारुष को छेड़ते हुए कहा, ओ हो। उन दोनों के ऐसा कहने पर वारुष स्माइल करने लगा। फिर नकुल ने कहा, आखिर किसी लड़की ने तो वारुष के दिल की गिटार बजा ही दी। वहीं दूसरी तरफ तत्वा आयोगशाला में राजीव अपने ऑफिस रूम में बैठे कुछ सोच रहे थे। फिर उन्होंने रिसेप्शन पर कॉल किया और पूछा, यामिनी आ गई क्या? इस बात पर रिसेप्शनिस्ट ने जवाब में कहा, ये सर अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। तभी राजीव ने कहा, अच्छा तुम उन्हें मेरे ऑफिस रूम में भेज दो। रिसेप्शनिस्ट ने ओके कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर में राजीव के ऑफिस रूम में किसी ने नॉक किया। राजीव ने उसे अंदर आने को कहा था, सामने यामिनी खड़ी थी। यामिनी को देखकर राजीव खो गए। उन्हें बस गंगा घाट पर यामिनी को गले लगाने वाली बात ही याद आ रही थी। यामिनी ने राजीव के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, राजीव, आपने मुझे बुलाया? यामिनी की आवाज कानों में पड़ते ही राजीव ने होश में आते हुए कहा, हाँ यामिनी, मैंने तुम्हें बुलाया था। अब तुम कैसी हो? यामिनी ने कहा, अभी तो मैं ठीक हूँ। कुछ देर यामिनी और राजीव एक दूसरे को देख रहे थे। फिर अब राजीव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए यामिनी से कहा, वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि यूनिवर्सिटी में वारुष, युगम और नकुल तीनों कॉलेज पहुंच गए थे। फिर वारुष ने अपनी बाइक पार्क करते हुए पूछा, वैसे रुड़की यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कब आ रहा है? युगम ने जवाब में कहा, वैसे तो हफ्ते भर में आ जाना चाहिए, मगर कभी कभी 7 से 10 दिन भी लग जाते हैं। ये सुनकर वारुष ने चौंकते हुए कहा, 10 दिन? वारुष को इस तरह चौंकते देख नकुल ने कहा, क्या बात है? भाभी की याद आ रही है क्या? नकुल की इस बात पर वारुष थोड़ा शर्माने लगा। वारुष को इस तरह खुश देखकर युगम भी मुस्कुरा रहा था। फिर नकुल ने अनजान बनते हुए कहा, वारुष तुझे युगम की बात सुनाई दी क्या? नकुल की बात को समझते हुए वारुष ने भी अनजान बनते हुए कहा, नहीं यार, मुझे तो सुनाई नहीं दी। तभी हंसते हुए नकुल ने कहा, बस तो फिर चलते हैं रुड़की यूनिवर्सिटी ये पता करने के रिजल्ट कब आ रहा है। इन दोनों की बात सुनकर युगम हंसने लगा। फिर तीनों क्लास की तरफ चले गए। यहाँ अमायरा वॉशरूम में शीशे में देखते हुए अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगा रही थी। शिखा भी अपने बाल सेट कर रही थी और निधि टॉयलेट में थी। तभी निधि टॉयलेट से बाहर आई और अपना हैंड वॉश करने लगी। आज निधि ने स्पेक्स लगाया हुआ था। निधि को देखकर शिखा ने अपने बालों को सेट करते हुए कहा, निधि आज तुमने ये स्पेक्स क्यों लगाए हैं? इसमें आज बहुत ओल्ड फैशन लग रही हो तुम। निधि ने हैंड वॉश करते हुए ही और मुस्कुराते हुए कहा, क्या ओल्ड फैशन? भूलो मत, इन स्पेक्स के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता अच्छे से। फिर अमायरा ने भी कहा, वो हम जानते हैं, पर तुम्हारे लेंसेज कहाँ है? वो तुमने आज क्यों नहीं लगाए? निधि ने कहा, आज मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, लेंस भी नहीं लगाए जा रहे थे, तभी मैं अपने स्पेक्स लगा कर आई हूँ।
ये सुनकर अमायरा ने कहा, ओके नो प्रॉब्लम, जल्दी से अपनी आंखों का दर्द ठीक करो और फिर लेंसेज पहनना। इस स्पेक्स से लेंसेज ज्यादा सूट करते हैं तुम पर। इस बात पर निधि ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया और फिर अपने बैग से आई ड्रॉप निकालते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों में से कोई मेरी आई ड्रॉप लगाने में हेल्प कर देगा। ये सुनकर अमायरा ने निधि के हाथ से आई ड्रॉप लिया और उसे लगाने लगी। तभी वॉशरूम में कुछ लड़कियां आई और मायूस होते हुए एक दूसरे से कुछ कहने लगी। उनमें से एक लड़की ने मायूस होते हुए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। उन लड़कियों को इस तरह बात करते देख अमायरा ने इतराते हुए कहा, हेलो, इस वॉशरूम में और भी लोग हैं तो जरा उनके कानों पर भी रहम खाओ। अमायरा की बात सुनकर अब वो लड़कियां धीरे धीरे आपस में बात करने लगी। तभी उनमें से दूसरी लड़की ने कहा, क्या तू सच कह रही थी? क्या तूने सच में ऐसा सुना? तीसरी लड़की ने कहा, हाँ, मैं जब अपनी स्कूटी पार्किंग में लगा रही थी तब मैंने उन तीनों को बात करते हुए सुना। फिर पहली वाली लड़की ने जज्बाती होते हुए फिर से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे वारुष को कोई और लड़की पसंद आ गई। अब वारुष का नाम सुनते ही अमायरा के कान खड़े हो गए। उसने पलटकर और बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उन लड़कियों से पूछा, क्या कहा तुमने? ये तीनों लड़कियां अमायरा की बड़ी आंखें देखकर घबरा गई। फिर तीसरी लड़की ने झिझकते हुए कहा, वारुष, वो वारुष किसी लड़की को पसंद करता है। ये बात सुनते ही पहले अमायरा मुस्कुराने लगी, फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह हंसते देख वो तीनों लड़कियों और निधि और शिखा अमायरा को देखने लगे। अब अमायरा वापस पलटकर शीशे में खुद को देखने लगी। फिर उसने अपने आप को देखते हुए कहा, आखिर मैं वारुष को पसंद आ ही गई ना। कहा था ना मैंने, आखिर कब तक भागेगा वो मुझसे। तारांकन, क्या होगा जब अमायरा को पता चलेगा उसकी गलतफहमी के बारे में? क्या रूरकी जाके वारुष फिर से मिलेगा स्पर्श से? आखिर क्या पूछना चाहते थे राजीव यामिनी से? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH23 अमायरा का गुस्सा। तत्वा आयोगशाला में राजीव के बुलाने पर जब यामिनी राजीव के ऑफिस रूम में आई तब राजीव ने हिचकिचाते हुए यामिनी से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। राजीव की बात सुनकर यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से यामिनी से पूछे। फिर थोड़ी हिम्मत करते हुए राजीव ने पूछा, तुमने मुझे कभी वारुष के पापा के बारे में नहीं बताया? राजीव की बात सुनकर यामिनी हैरानी से राजीव की तरफ देखने लगी। राजीव ने फिर कहा, हमें साथ काम करते हुए कितना वक्त हो गया, फिर भी मुझे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता। यामिनी गुस्सा होते हुए चेयर से खड़ी हुई और फिर पूरी रेस्पेक्ट से साथ राजीव से कहा, हर बात जानना जरूरी नहीं है राजीव, और वारुष की सब कुछ मैं ही हूँ और मेरे सब कुछ वारुष। यामिनी को इस तरह गुस्सा होते देख राजीव घबरा गए। उन्होंने शांत करते हुए यामिनी को बैठने को कहा, पर यामिनी नहीं बैठी और फिर उन्होंने राजीव से कहा, मेरी योगा क्लास का टाइम हो रहा है, और ये कहकर वो वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि यूनिवर्सिटी में लेक्चर ओवर होने के बाद भी वारुष, युगम और नकुल क्लास में ही बैठे हुए थे और कुछ बात कर रहे थे। इस वक्त क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे क्योंकि सभी लेक्चर लेकर क्लास के बाहर चले गए थे। तभी वारुष ने युगम और नकुल दोनों से पूछा, क्या कल चले रुड़की यूनिवर्सिटी में? फिर नकुल ने कहा, हाँ कल ही चलते हैं। फिर कुछ सोचते हुए युगम ने कहा, नहीं कल नहीं, कल बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर नकुल ने मजाक करते हुए कहा, हाँ तो इसे जल्दी ही तो है। इस बात पर युगम ने कहा, एक काम करते हैं, परसों चलते हैं, ऐसे तीनों एक साथ लगातार छुट्टी लेंगे तो प्रोफेसर पैमिला गुस्सा करेगी। नकुल ने भी युगम की बात पर अग्री करते हुए कहा, हाँ ये भी सही है, मुझे पैमिला की डांट नहीं सुननी। वारुष ने भी हामी भरते हुए दोनों से कहा, तो फिर डन, परसों चलते हैं। और लगे हाथ उन फोटोज की हॉट कॉपी निकलवा लेंगे और उन ढाबे वाले अंकल को दे देंगे। इस बात पर युगम ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और नकुल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यार वारुष तेरा दिल बहुत बड़ा है। युगम ने भी कहा, आज कॉलेज के बाद निकलवा लेंगे फोटोज। यहाँ दूसरी तरफ खुशी से अमायरा इतराते हुए और अपने सनग्लासेस को सिर पर चढ़ाते हुए कॉरिडोर में निधि और शिखा के साथ चल रही थी। दरअसल वो बाथरूम में उन लड़कियों की बातें सुनकर बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि वारुष को जो लड़की पसंद थी वो खुद ही थी। वो इस वक्त हर जगह वारुष को ही ढूंढ रही थी। तभी निधि ने अमायरा की फिक्र करते हुए उसे कहा, अमायरा जरूरी नहीं उन लड़कियों ने सही सुना हो, तुम किसी की सुनी बातों पर बिलीव मत करो। इस बात पर शिखा ने कंफ्यूज होते हुए निधि से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? वारुष को कोई लड़की पसंद नहीं? तभी निधि ने कहा, मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि वो लड़की अमायरा हो, वो लड़की कोई और भी हो सकती है। निधि की ये बात सुनते ही अमायरा अचानक रुक गई और उसने एकदम से पलटते हुए निधि से कहा, वारुष को अगर कोई लड़की पसंद आ सकती है तो वो सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। अमायरा को इस तरह बात करते देख निधि हैरानी से उसे देखने लगी और शिखा अमायरा से इस वक्त डर रही थी। फिर अमायरा ने अपने सनग्लासेस पहने और मुस्कुराते हुए फिर से वारुष को ढूंढने लगी। यहाँ निधि और शिखा ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर अमायरा के पीछे पीछे चलने लगी। अब अमायरा एक क्लास के बाहर रुक गई थी क्योंकि उसे अंदर वारुष बैठा नजर आया। फिर अमायरा इतराते हुए क्लासरूम के अंदर जाने लगी। वारुष, युगम और नकुल तीनों बातें करते हुए हंस रहे थे। तभी नकुल का ध्यान क्लासरूम के गेट पर पड़ा जहां से अमायरा, निधि और शिखा आ रहे थे।
नकुल ने अपनी कोहनी मारते हुए वारुष और युगम को इशारे से दरवाजे की तरफ देखने को कहा। यहाँ युगम ने जैसे ही निधि को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। आज युगम ने पहली बार निधि को स्पेक्स में देखा था। तभी वारुष के डेस्क के आगे बैठते हुए अमायरा ने कहा, कल कहाँ थे हैंडसम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वारुष अमायरा से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, तो उसने अमायरा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसकी तरफ देखा। निधि और शिखा भी अमायरा के साथ उसके आसपास बैठ गई थी। युगम और निधि तो बस एक दूसरे को ही देख रहे थे, जैसे उनका किसी और पर ध्यान था ही नहीं। जब वारुष ने अमायरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तब अमायरा ने वारुष का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम परसों क्या कर रहे हो? आई हैव टू टिकट्स फॉर अ हॉरर मूवी और कॉर्नर सीट्स है, देखने चले। ये बात कहते हुए अमायरा वारुष का हाथ सहला रही थी। वारुष को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसने झटके से अपना हाथ डेस्क से हटा लिया। तभी नकुल ने मुस्कुराते हुए एकदम से कहा, परसों? परसों तो वारुष तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो हमारी भाभी से मिलने जा रहा है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल लेता हूँ। ये बात सुनते ही सब हैरान हो गए। वारुष हैरानी से नकुल की तरफ देखने लगा। नकुल खुद भी ये बात बोलकर हैरान हो गया था, क्योंकि अभी ये बात किसी को नहीं बतानी थी कि वारुष किसी को पसंद करता है। और वारुष के हाथ झटकने से अब युगम का भी ध्यान निधि से हटकर इनकी बातों पर आ गया था। यहाँ अमायरा हैरानी और गुस्से से नकुल की तरफ देखने लगी। फिर उसने वारुष से पूछा, भाभी? कौन भाभी? तभी निधि भी अमायरा को शांत करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती है, पर तभी अमायरा उसका हाथ हटाते हुए कहती है, दिख नहीं रहा क्या अभी मैं बात कर रही हूँ? सो जस्ट कीप क्वाइट। निधि ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश होकर वही खड़ी हो गई। लेकिन युगम को निधि के साथ अमायरा का ऐसा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने उसी वक्त अमायरा को जवाब देते हुए कहा, हाँ भाभी, हमारी भाभी। वारुष जिसे पसंद करता है वो लड़की है हमारी भाभी, और तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि वारुष तुम्हें पसंद करता है। वो तुम जैसी एरोगेंट लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता, जिसे अपने दोस्तों से बात करने की अकाल भी नहीं है। ये सुनते ही निधि युगम की तरफ देखने लगी। तभी वारुष बिना कुछ कहे क्लासरूम से चला गया और युगम भी उसके साथ चला गया। लेकिन नकुल अभी भी क्लासरूम में ही था। फिर उसने मजाक करते हुए अमायरा से कहा, वैसे परसों को हम चल सकते हैं मूवी देखने। नकुल की बात सुनते ही अमायरा को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। तारांकन, क्या युगम की बातों की वजह से अमायरा के गुस्से का शिकार बनेगा नकुल? क्या अमायरा की बात से निधि हो जाएगी उससे नाराज? आखिर क्यों यामिनी राजीव को नहीं बताना चाहती थी वारुष के पापा और अपने हस्बैंड के बारे में? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH24 मन का नहीं हुआ। क्लासरूम में वारुष और युगम क्लास से चले गए थे और अमायरा को युगम की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी नकुल ने अमायरा से कहा, तुम कहो तो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ मूवी देखने। ये सुनकर अमायरा गुस्से से नकुल की तरफ देखने लगी और उसने उंगली दिखाते ही जैसे ही उससे कुछ कहना चाहा, तभी नकुल ने अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए कहा, सॉरी बाद में बात करते हैं, अभी मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। ये कहकर नकुल भी क्लास से चला गया। यहाँ अमायरा गुस्से से आहें भरते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर अपना पैर पटक कर तिलमिलाते हुए वो क्लासरूम से बाहर चली गई। तभी शिखा ने निधि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अमायरा की बातों का बुरा मत मानना, वो दिल की बुरी नहीं है। और तुम तो जानती ही हो कि वो बस वारुष के मामले में वो हाइपर हो जाती है। तभी निधि ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं जानती हूँ। निधि को मुस्कुराता देख शिखा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो फिर। इस बात पर मना करते हुए निधि ने कहा, तुम जाओ मैं अभी आती हूँ। फिर शिखा ने कहा, तुम भी चलो ना साथ। निधि ने आंख मलते हुए कहा, वो मेरी आंखें फिर से जलने लगी, मैं एक बार वॉशरूम से होकर आती हूँ। अब शिखा ने भी फिक्र करते हुए कहा, मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। उसे रोकते हुए निधि ने कहा, नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम अभी अमायरा के पास जाओ, मैं वहीं आकर मिलती हूँ। अब निधि की बात मानते हुए शिखा वहां से चली गई। शिखा के जाते ही निधि उदासी से वापस डेस्क पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ अमायरा डीन के ऑफिस यानी अपने पापा सूरज नेगी के ऑफिस रूम में जाकर गुस्से से चीजों को फेंकने लगी। इस वक्त सूरज नेगी वॉशरूम में थे। आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए सूरज वॉशरूम से निकले और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने उनके पूरे ऑफिस रूम की हालत खराब कर दी थी। ये देखते हुए सूरज नेगी ने अमायरा से पूछा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हाल बना दिया तुमने मेरे ऑफिस का? अपने पापा की आवाज सुनते ही अमायरा रुक गई और रोते हुए गुस्से से अपने पापा की तरफ देखने लगी। और फिर कुछ देर उन्हें देखकर वापस अपने सनग्लासेस पहने और बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर चली गई। रूम को देखते हुए सूरज नेगी समझ गए थे कि अमायरा के कुछ मन का उसे नहीं मिला, इसलिए उसने गुस्से में ऐसा किया है। अपने बचपन में भी जब अमायरा की मन का ना हो या अगर उसे उसकी मन का कुछ ना मिले, तब भी वो इसी तरह सामान को फेंका करती थी। फिर अपने टेबल पे रखे घंटी को बजाते हुए सूरज ने अपने पियोन को बुलाया और ऑफिस साफ करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज पार्क में वारुष और युगम क्लासरूम से निकलकर कॉलेज के अपने फेवरेट स्पॉट कॉलेज पार्क में आकर बैठ गए थे। और कुछ देर बाद नकुल भी वहां आ गया था और फिर उसने युगम से कहा, वाह भाई युगम, मुझे तो तू ज्ञान की बातें बोलता रहता है कि लड़कियों की रेस्पेक्ट करो, औरतों की रेस्पेक्ट करो, और खुद वहां एक सासू माँ की तरह अमायरा को खरी खोटी सुना के आ गया। उस बेचारी का चेहरा देखा था तुम दोनों ने?
तभी युगम ने कोई पछतावा ना दिखाते हुए जवाब में कहा, हाँ तो मैंने कब उसको डिसरेस्पेक्ट किया। मैंने तो उसे सिर्फ आईना दिखाया, जो उसने निधि के साथ किया वो मैंने उसके साथ किया, और ये कैसी दोस्ती। तभी हंसते हुए नकुल ने कहा, तभी तो मैं कहता हूँ कि वो अमायरा के दोस्त नहीं बल्कि उसकी चमचियां हैं। वारुष चुपचाप बस इन दोनों की बातें सुन रहा था, तभी उन तीनों ने देखा कि अमायरा कॉलेज से निकलकर सीधे अपनी कार में बैठी और वहां से चली गई। ये देखकर युगम ने कहा, एटीट्यूड देखा, वो इस तरह जा रही है जैसे थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। और तुझे वो कहां से बेचारी लग रही है। तभी वारुष ने कहा, क्या तुम दोनों प्लीज इस अमायरा का चैप्टर क्लोज करोगे। तब से देख रहा हूं बस लगे ही हुए हो। वारुष की बात पर नकुल ने कहा, मैं नहीं, ये युगम ज्यादा बोल रहा था। युगम ने भी खड़े होते हुए कहा, अच्छा मैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, तुम दोनों में से किसी को चलना है। वारुष ने कहा, मेरा मन नहीं है यार, पर मेरे लिए एक चीज बर्गर ले आना। तभी नकुल ने भी लेटते हुए कहा, मैं भी थक गया हूँ यार, मेरे लिए भी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ले आना। तभी युगम ने हल्के से नकुल को एक लात मारी और फिर कैंटीन की तरफ चला गया। युगम कैंटीन पहुंच गया था और उसने काउंटर पर जाकर अपना ऑर्डर भी दे दिया था। जब तक उसका ऑर्डर रेडी हो रहा था तब तक युगम एक चेयर पर जाकर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। फोन चलाते हुए ही एकदम से युगम की नजर विंडो से बाहर गई। उसने देखा कि कैंटीन के सामने वाले पार्क के बेंच में बैठे एक लड़की रो रही थी। उस लड़की के घुंघराले बाल थे। युगम उठकर देखने के लिए उस विंडो के पास जाने लगा और पास से उसने देखा कि जो लड़की रो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि निधि थी। निधि को रोता देख युगम जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा, मगर तभी कैंटीन काउंटर से किसी ने आवाज लगाते हुए युगम से कहा कि उसका ऑर्डर रेडी है। फिर युगम ने पहले काउंटर से अपना ऑर्डर लिया और फिर निधि के पास जाने लगा। निधि के पास पहुंचकर युगम धीरे धीरे निधि के बेंच की तरफ जाने लगा। उस पार्क में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। फिर युगम आराम से उस बेंच पर बैठ गया, तभी निधि को महसूस भाके उसके पास कोई आकर बैठ है। निधि ने जैसे ही अपनी नजरें उस ओर की तो उसने देखा कि उसके सामने युगम बैठ हुआ है। निधि ने उसी वक्त अपना स्पेक्स हटाते हुए अपने आंसू पोंछे और फिर युगम की तरफ देखने लगी। तारांकन, आखिर क्यों तो रही थी निधि। क्या युगम जान पाएगा निधि के रोने की वजह। अब आगे अमायरा क्या करेगी। क्या होगा जब सूरज नेगी को पता चलेगा अमायरा के गुस्से होने की वजह। आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब। इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH25 हम दोस्त कब बने। देवभूमि यूनिवर्सिटी में युगम जब कैंटीन से कुछ खाने के लिए ले रहा था तब उसे कैंटीन के बाहर पार्क में बैठी निधि दिखी, जो इस वक्त रो रही थी। युगम निधि के पास जाकर वहीं उसके साथ बेंच पर बैठ गया। उसे देखकर निधि ने अपने आंसू पोंछ लिए। फिर कुछ देर बाद युगम ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और निधि की तरफ देते हुए कहा, ये लो, इससे पोंछ सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद निधि ने बिना युगम को देखे उसके हाथों से रुमाल ले लिया। दोनों फिर खामोश बैठे रहे। अब युगम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे, तो उसने निधि को बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। निधि को इस वक्त भूख लगी थी, मगर उसने शर्म की वजह से युगम के हाथों से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक नहीं लिया। लेकिन कुछ देर बाद निधि ने धीरे से युगम से कहा, थैंक यू उस वक्त मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। युगम ने हल्की मुस्कान से साथ कहा, मैं बस अपने दोस्तों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। निधि को पहले लगा कि युगम वारुष और नकुल की बात कर रहा, मगर अचानक उसे एहसास हुआ कि युगम उन दोनों की नहीं बल्कि उसकी ही बात कर रहा था। फिर निधि ने अपना स्पेक्स ठीक करते हुए युगम से पूछा, हम दोस्त कब बने। इस बात पर युगम ने झट से कहा, सेकंड स्टैंडर्ड में। निधि ने कंफ्यूज होते हुए युगम की ही बात को दोहराया, सेकंड स्टैंडर्ड में। फिर युगम ने कुछ याद दिलाते हुए निधि से कहा, ऋषिकेश पब्लिक स्कूल, सेकंड स्टैंडर्ड, एग्जाम हॉल, थर्ड रो, 6 बेंच, इरेजर। निधि अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि युगम उससे ये क्या कह रहा था, और उसके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था कि वो कंफ्यूज हो रही थी। तभी युगम ने उसके हाथ में बर्गर थमाया और कहा, तुम ये खाओ और दिमाग पर जोर लगाओ, शायद कुछ याद आ जाए। वहीं दूसरी तरफ वारुष और नकुल युगम का पार्क में ही इंतजार कर रहे थे। तभी नकुल ने कहा, ये युगम बर्गर लेने गया है या बनाने गया है। बहुत तेज भूख लग रही है यार, ये कब आएगा। वहीं वारुष भी अपने फोन में कुछ सर्च कर रहा था और उसने फोन देखते हुए ही कहा, तो उसने बुलाया तो था अपने साथ जाने के लिए, तब गया क्यों नहीं। नकुल ने लेटे हुए ही मुंह बनाते हुए वारुष की तरफ देखा और फिर युगम को कॉल करने लगा। लेकिन उसी वक्त युगम ने उसका कॉल कट कर दिया। ये देखकर हैरान होते हुए नकुल ने कहा, फोन काट दिया। नकुल ने एक बार फिर से कॉल किया, मगर इस बार भी युगम ने उसका कॉल कट कर दिया। अब नकुल गुस्से से उठ के खड़ा हो गया और फिर वारुष से कहा, ये तो बार बार मेरा फोन काट रहा है। वारुष अभी भी अपने फोन में ही देख रहा था। दरअसल वो अपने फोन में स्पर्श यानी स्नेहा के बारे में सर्च कर रहा था कि शायद इंटरनेट से उसे स्पर्श के बारे में कुछ पता चल जाए। वारुष ने अब भी फोन में देखते हुए ही कहा, तो तू जाके एक बार कैंटीन में देखा ना, बस मुझे डिस्टर्ब मत कर। नकुल अब नौटंकी करते हुए और गुस्से में कैंटीन की तरफ ही चला गया। यहाँ युगम और निधि दोनों ही बर्गर खा रहे थे और निधि अभी भी युगम की बात को समझने की कोशिश कर रही थी और सोचते हुए बार बार निधि का हाथ उसके स्पेक्स पर जा रहा था। ये देखकर युगम ने कहा, वैसे तुम पर स्पेक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है।
ये सुनते ही निधि युगम की तरफ देखकर शर्माने लगी और फिर कहा, एक्चुअली ये मेरे पावर स्पेक्स हैं, इनके बिना मुझे सब धुंधला दिखता है। निधि को बात करते देखकर युगम उसे प्यार भरी नजरों से देख ही रहा था। फिर युगम ने कहा, तुम स्पेक्स बचपन से ही लगाती हो है ना? ये बात सुनते ही निधि ने चौंकते हुए पूछा, हाँ। मगर तुम्हें ये बात कैसे पता? मैंने तो आज पहली बार कॉलेज में स्पेक्स लगाया है। युगम ने फिर मुस्कुराते हुए निधि से वही बात रिपीट करते हुए कहा, ऋषिकेश पब्लिक स्कूल, सेकंड स्टैंडर्ड, एग्जाम हॉल, थर्ड रो, 6th बेंच, इरेजर। निधि ने अब थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, ये तुम मुझे बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो? जैसे कोई कोड है जो मुझे डिकोड करने को बोल रहे हो। तभी निधि के माइंड में कुछ क्लिक हुआ और फिर उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी, जब वो ऋषिकेश पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। फ्लैशबैक, ऋषिकेश पब्लिक स्कूल में एग्जाम के टाइम पर नन्ही निधि एग्जाम हॉल में बैठकर रो रही थी। तभी उसके बेंच के पीछे बैठे नन्हे युगम ने रोती हुई नन्ही निधि से पूछा, क्या हुआ, तुम तो क्यों रही हो? नन्ही निधि ने रोते हुए ही कहा, मेरी इरेजर मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं अपने गलत आंसर को कैसे मिटाऊं? अब मेरे गंदे मार्क्स आएंगे और मैं एग्जाम में फेल भी हो जाऊंगी। तभी नन्हे युगम ने निधि को चेयर अप करते हुए कहा, बस इतनी सी बात, ये लो तुम मेरी इरेजर ले लो। अब निधि चुप हो गई थी और उसने युगम के हाथ से इरेजर लेते हुए कहा, फिर तुम अपने गलत आंसर को कैसे मिटाओगे? इस बात पर नन्हे युगम ने एक स्माइल देते हुए कहा, डोंट वरी, मेरी मम्मा ने मुझे एक्स्ट्रा इरेजर दी है, मैं वो यूज कर लूंगा। ये सुनते ही निधि ने भी एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा, सिर्फ तुमने ही मेरी हेल्प की है और मुझे एग्जाम में फेल होने से बचाया है। आज से हम दोनों फ्रेंड। ये कहते हुए नन्ही निधि ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और युगम ने भी अपना हाथ बढ़ाते हुए और निधि का हाथ मिलाते हुए कहा, ओके हम अब से फ्रेंड्स। और फिर दोनों बच्चे स्माइल करने लगे। फ्लैशबैक एंड्स। निधि को अब अपने बचपन की बातें याद आ गई और उसने हंसते हुए युगम से कहा, ओह गॉड, तुम्हें ये सब अब तक याद है? फिर युगम ने कहा, दोस्ती जैसी बातें मैं कभी भूलता नहीं, और दोस्ती जब इतनी प्यारी लड़की सी की थी तो। युगम की इस बात पर निधि शर्माने लगी। वहीं दूसरी तरफ नकुल खुद से ही बड़बड़ाते हुए कैंटीन की तरफ चला आ रहा था। फिर अचानक कुछ देखकर वो वहीं रुक गया। उसने जब गौर से देखा और फिर उसने शॉक होते हुए कहा, ओ तेरी, हम यहाँ इसका वेट कर रहे हैं और ये यहाँ बैठ के किसी लड़की के साथ आशिकी लड़ा रहा है। ये कहकर नकुल थोड़ा और पास जाकर देखने लगा कि आखिर युगम किस लड़की के साथ बैठा है। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो अब उसने सरप्राइज होते हुए कहा, अरे ये तो निधि है। ये कब हो गया? उन दोनों को इस तरह हंसकर बातें करता देख नकुल ने अपना फोन निकला और दूर से ही उन दोनों की कुछ फोटोज लेने लगा और फोटोज क्लिक करते हुए ही कहा, तभी कहून भाई साहब हमारा फोन क्यों काट रहे हैं और हमारे बर्गर अपनी मोहतरमा को खिला रहे हैं। फोटोज क्लिक करके नकुल वापस वारुष के पास चला गया। तारांकन, क्या होगा जब नकुल वारुष को युगम और निधि की फोटोज दिखाएगा? क्या हो जाएगी अब निधि और युगम में दोस्ती? क्या वारुष इंटरनेट पर जानकारी निकाल पाएगा स्पर्श के बारे में? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH26 तमाचा। तत्वा आयोगशाला में यामिनी के ऑफिस रूम से जाने के बाद राजीव अपने मन में कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने खुद से ही सोचते हुए कहा, शायद मुझे यामिनी से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। शायद यामिनी के हस्बैंड के साथ उसके रिलेशन ठीक नहीं थे, इसलिए वो परेशान हो गई होगी मेरे सवालों को सुनकर। राजीव यामिनी से पूछे सवालों का जवाब खुद ही देने लगे। वहीं दूसरी तरफ यामिनी अपनी योगा क्लास ले रही थी। सभी स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से यामिनी को योगा करते हुए देख रहे थे। कोई यामिनी के करते योग आसान को देख रहा था तो कोई यामिनी के शरीर को देख रहा था। तभी यामिनी के योगा क्लासरूम के बाहर योगा आउटफिट पहने दो लेडी योगा ट्रेनर खड़ी थी, जो क्लासरूम की खिड़की से यामिनी को देख रही थी। उन योगा ट्रेनर का नाम सुनहरी और वृंदा था। तभी वृंदा ने यामिनी को देखते हुए कहा, कितना अच्छा होगा सिखा रही है ना ये। वृंदा की ये बात सुनकर सुनहरी ने इतराते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, लगता है तुमने मेरे योग आसनों को अभी नहीं देखा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम अभी नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये सुनकर वृंदा ने यामिनी को फिर से देखते हुए कहा, मगर ये कितनी खूबसूरत है और काफी यंग एज में योगा ट्रेनर भी बन गई और इनके स्टूडेंट्स भी बाकी योगा ट्रेनर से काफी ज्यादा है। अब सुनहरी ने थोड़ा गुस्से से कहा, यंग एज? हाँ, जिसे तुम यंग एज कह रही हो वो दरअसल एक अधेड़ उम्र की औरत है। और तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि ये कोई उम्र में छोटी है, बल्कि ये तो हम दोनों से भी उम्र में बड़ी है। सुनहरी एक 35 साल की योगा ट्रेनर है जो पिछले 5 सालों से तत्वा आयोगशाला में योगा सिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ वृंदा, जिसकी उम्र 32 साल है, वो तत्वा आयोगशाला में हाल ही में एक योगा ट्रेनर के रूप में अपॉइंट हुई है। तभी सुनहरी की ये बात सुनकर वृंदा ने हैरानी से पहले सुनहरी को देखा और फिर यामिनी को देखकर कहा, विश्वास नहीं होता इन्होंने अपने आप को कितना मेंटेन करके रखा है, बल्कि मुझे तो आप इनसे उम्र में ज्यादा बड़ी लग रही हो। इस बात को सुनते ही सुनहरी का मुंह बन गया। तभी वृंदा ने फिर से क्लासरूम के अंदर देखते हुए कहा, अरे ये तो आपके हस्बैंड है ना। अब सुनहरी ने भी यहाँ वहां नजरें फिराते हुए कहा, कहाँ? तभी वृंदा ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए सुनहरी को इशारा से उस ओर देखने को कहा। और जैसे ही सुनहरी ने उस तरफ देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसका हस्बैंड यामिनी से योग आसान सीख रहा था, जिस वजह से यामिनी और सुनहरी का हस्बैंड आपस में बहुत करीब थे। ये वही आदमी था जिसने पहले भी आसन सीखने का बहाना बनाकर यामिनी को छूने की कोशिश की थी और आज भी वो यही कर रहा था। तभी सुनहरी गुस्से से आग बबूला हो गई और अपने पैरों को पटकते हुए क्लासरूम के अंदर जाने लगी। ये देखकर उसके पीछे वृंदा भी चली गई और अंदर जाते ही सुनहरी ने यामिनी के कंधों को पीछे से पकड़कर उसे अपनी ओर घुमा दिया और फिर कस के उसके चेहरे पर एक तमाचा लगा दिया। ये देखकर सभी योगासन करना छोड़कर सुनहरी और यामिनी को ही देखने लगे और वृंदा भी फटी आंखों से सुनहरी की तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि यूनिवर्सिटी में कैंटीन के पास वाले पार्क में बैठे निधि और युगम मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। तभी बातें करते हुए निधि ने युगम से पूछा, क्या तुम्हें नॉवेल्स पढ़ने का शौक है? इस बात पर युगम ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा ये स्पेक्स मुझे कैसे लगे? तभी युगम की बात पर मुस्कुराते हुए निधि ने कहा, अच्छा, तो क्या तुमने एक अजनबी नॉवल पढ़ी है? इस पर युगम ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ममम, ये नॉवल तो नहीं पढ़ी मैंने। तभी निधि ने अपने बैग से एक बुक को निकालते हुए युगम के हाथों में थमा दिया और कहा, ये लो फिर, रबीना कुयोर की लिखी रोमांटिक नॉवल एक अजनबी। इसे पढ़ो और मुझे पढ़ के बताना कि तुम्हें कैसी लगी ये नॉवल। रोमांटिक नॉवल सुनकर युगम मुस्कुराने लगा। तभी निधि के फोन पर किसी का कॉल आने लगा। निधि ने अपना फोन चेक किया तो देखा उसे शिखा कॉल कर रही थी। निधि के कॉल उठाते ही शिखा ने कहा, निधि कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम तो वॉशरूम से आने वाली थी ना? फिर कहाँ रह गई? यहाँ अमायरा भी बिना बताए अपने घर चली गई है। शिखा की बातों का जवाब देते हुए निधि ने कहा, वो मैं वॉशरूम ही गई थी अपना फेस वॉश करने, फिर बीच में मुझे मेरा एक पुराना फ्रेंड मिल गया तो बस उसी से बातें कर रही थी। निधि की कही ये बात सुनकर अचानक युगम निधि की तरफ देखने लगा। निधि भी मुस्कुराते हुए युगम की तरफ ही देख रही थी। फिर सामने से कॉल पर शिखा ने पूछा, पुराना फ्रेंड? कौन पुराना फ्रेंड? निधि ने कहा, है कोई, तुम उसे नहीं जानती? फिर शिखा ने कहा, अच्छा छोड़ो, पर अब तुम जल्दी आओ मेरे पास, मैं भी 7 क्लास में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ओके? ये सुनकर निधि ने भी ओके कहा और फिर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर अपना बैग उठाते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर युगम से कहा, चलो अब मुझे जाना होगा, वैसे बर्गर के लिए थैंक्स, और ये नॉवल पढ़कर मुझे जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी। युगम ने मुस्कुराते हुए निधि की तरफ नॉवल दिखाते हुए कहा, जरूर, मैं जरूर पढ़ूंगा ये नॉवल। फिर निधि मुस्कुराते हुए युगम को बाय कहा और फिर वहां से चली गई। तारांकन, क्या निधि और युगम के बीच दोस्ती से आगे भी बढ़ेगी कोई बात? आखिर सुनहरी के तमाचे का कैसा रिएक्शन देगी यामिनी? क्या राजीव को मिलेंगे यामिनी से कभी अपने सवालों के जवाब? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH27 तत्वा आयोगशाला का तापमान हुआ गर्म। देवभूमि यूनिवर्सिटी में शिखा से फोन पर बात करने के बाद निधि ने युगम को बाय कहा और फिर वहां से चली गई। अब युगम भी अपनी जगह से उठा और अपना फोन चेक करने लगा। उसने देखा कि उसके फोन पर नकुल के 2 मिस्ड कॉल्स आए थे। फिर युगम ने खुद से कहा, अरे मैं इनके लिए बर्गर ले जाना तो भूल ही गया। फिर युगम ने वापस कैंटीन में जाकर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स लिए और फिर वारुष और नकुल की तरफ जाने लगा। नकुल ने दूर से ही युगम को आते हुए देख लिया था। फिर उसने धीरे से वारुष से कहा, आ रहा है, आ रहा है। दरअसल नकुल ने कैंटीन वाले पार्क से आकर वारुष को सारी कहानी बता दी थी और युगम और निधि की फोटो भी उसे दिखा दी थी। अब युगम ने नकुल और वारुष को बर्गर और कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा चीज बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। वारुष और नकुल दोनों ने युगम के हाथों से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लिया और फिर तिरछी तिरछी नजरों से युगम को देखने लगे। फिर खाते हुए नकुल ने पूछा, ये तुझे कैंटीन से आने में इतना लेट कैसे हो गया? फिर वारुष ने भी पूछा, और तेरा बर्गर कहाँ है? युगम ने थोड़ा सोचा और फिर हंसते हुए थोड़ी झिझक के साथ कहा, वो मैं लाइब्रेरी चला गया था और अपना बर्गर भी मैंने वहीं खा लिया था। और ये कहकर वो उन दोनों को निधि की दी हुई नॉवल दिखाने लगा। युगम की बात सुनकर वारुष और नकुल एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर नकुल ने अपने फोन में युगम और निधि की साथ में क्लिक की फोटो युगम को दिखाते हुए कहा, अच्छा, तो ये है तेरी लाइब्रेरी। युगम नकुल के फोन में अपनी और निधि की फोटो देखकर हैरानी से फोटो को देखने लगा। और यहाँ वारुष और नकुल युगम का चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर नकुल ने युगम की गर्दन को अपने हाथों से जकड़ते हुए कहा, अब तू अपने दोस्तों से बातें छुपाएगा? फिर वारुष ने हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगा, तू हमें बताएगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? अब युगम ने नकुल के हाथों से छूटकर शर्माते हुए कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, हम बस नॉर्मली बात कर रहे थे। इस बात को सुनकर नकुल ने युगम को छेड़ते हुए कहा, हाँ दिख रहा था कितना नॉर्मली बात कर रहे थे। वारुष देख ले, ये पढ़ाकू हम दोनों से कितना फास्ट निकला। नकुल की बात पर वारुष हंसने लगा और युगम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ तत्वा योगशाला में सुनहरी और वृंदा दोनों ही यामिनी के योगा क्लासरूम में आ गए थे और सुनहरी ने अपने हस्बैंड को यामिनी के इतना करीब देखकर गुस्से में पूरी क्लास के आगे खींच के तमाचा मार दिया था। यामिनी अपने गाल पर हाथ रखते हुए ये सोचने लगी कि आखिर अचानक सुनहरी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर सुनहरी ने अपने दांत कचकाचाते हुए यामिनी से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के इतने करीब आने की?
आखिर समझती क्या हो तुम अपने आप को। सुनहरी का हस्बैंड भी अब डर कर यामिनी से दूर खड़ा होकर बेचारों की तरह सुनहरी की तरफ देखने लगा। यामिनी ने पहले सुनहरी के हस्बैंड को देखा और फिर सुनहरी को देखते हुए कड़क आवाज में कहा, क्या तुम जानती हो तुमने किस पर हाथ उठाया है? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है? वृंदा ने यामिनी और सुनहरी दोनों को ऐसे गुस्से में देखते हुए अपने मन में कहा, ये दोनों तो तत्वा आयोगशाला का तापमान गर्म करने लगे और पूरी क्लास के आगे तमाशा कर रहे हैं। इससे पहले के बात ज्यादा बढ़ जाए, मुझे राजीव सर को बता देना चाहिए। अपने मन में ये बात सोचकर वृंदा क्लासरूम से बाहर आकर राजीव के ऑफिस रूम की तरफ जाने लगी। अब यामिनी की बात को सुनकर सुनहरी ने जवाब में कहा, हाँ जानती हूँ किस पर उठाया है, एक अधेड़ उम्र की औरत पर जिसे दूसरों के पति पर डोरे डालने का बहुत शौक है। ये बात सुनकर यामिनी ने हैरानी से सुनहरी के हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारा पति है? अगर ये तुम्हारा पति है तो एक योगा ट्रेनर बीवी के होने के बावजूद भी ये आदमी पिछले 6 महीनों से मेरी क्लास में और मुझसे योगा क्यों सीख रहा है? ये सुनकर सुनहरी का हस्बैंड घबराने लगा और फिर घबराते हुए सुनहरी से कहा, सुनहरी, मुझे पता नहीं था कि तुम भी इसी अयोगशाला में योगा सिखाती हो, वरना मैं तुम्हारे पास ही योगा सीखने आता। इस बात को सुनकर सुनहरी ने घूरते हुए अपने हस्बैंड से कहा, तुम घर चलो, तुम्हारी खबर तो मैं घर जाकर अच्छे से लूंगी। फिर अचानक यामिनी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, मुझ पर हाथ उठाने से पहले अगर अपने हस्बैंड पर ध्यान देती तो। यामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी राजीव रावत क्लासरूम के अंदर आ गए। अब राजीव को देखकर सुनहरी शांत हो गई और बेचारी बनते हुए उसने राजीव से कहा, सर अच्छा हुआ आप आ गए, आपको पता है इस यामिनी ने क्या किया? तभी सुनहरी की बात काटते हुए राजीव ने अपना हाथ सुनहरी की तरफ दिखाते हुए उसे चुप रहना का इशारा किया और फिर यामिनी की तरफ देखने लगे। इस वक्त यामिनी का गाल तमाचे की वजह से लाल हो गया था। ये देखकर राजीव ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे ऑफिस रूम में आओ। और ये कहकर राजीव अपने ऑफिस की तरफ चले गए। यहाँ सुनहरी और यामिनी एक दूसरे को गुस्से से देख रही थी। फिर सुनहरी क्लासरूम से निकलकर राजीव के ऑफिस रूम की तरफ जाने लगी। सुनहरी के जाने के बाद यामिनी ने अपने स्टूडेंट से कहा, आज की क्लास बस इतनी ही थी, बाकी योगासन हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट्स अपने योगा मेट उठाते हुए धीरे धीरे क्लास की बाहर जाने लगे। इस बीच सुनहरी का हस्बैंड भी यामिनी से बचते बचाते क्लासरूम से बाहर चला गया। और अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजने के बाद यामिनी ने पहले अपने मन में कुछ सोचा और फिर वो भी क्लासरूम से निकलकर राजीव के ऑफिस रूम की तरफ जाने लगी। तारांकन, आखिर अब क्या होगा राजीव के ऑफिस रूम में? क्या सुनहरी को मिलेगी राजीव से कोई सजा? क्या जारी रहेगी युगम और निधि की बातचीत? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH28 सुनहरी की सजा। तत्वा आयोगशाला। राजीव के ऑफिस रूम में। राजीव अपने ऑफिस रूम में बैठे इस वक्त सुनहरी की तरफ देख रहा था। सुनहरी भी बेचारी बनकर राजीव के सामने खड़ी थी। वृंदा भी इस वक्त राजीव के चेयर के पास खड़ी थी। फिर सुनहरी ने राजीव से कहा, सर मैंने कोई जानबूझकर यामिनी पर हाथ नहीं उठाया। वो मेरे पति से चिपक रही थी। अब आप ही बताइए क्या मैं इस तरह किसी दूसरी औरत को अपने पति के करीब आने देती? राजीव कुछ न कहकर सिर्फ सुनहरी की बात को सुन रहा था। फिर कुछ देर बाद यामिनी भी राजीव के ऑफिस रूम में आ गई। और रूम में आकर यामिनी भी राजीव के सामने खड़ी हो गई। फिर राजीव ने सीरियस होकर यामिनी से पूछा, क्या हुआ था क्लास में? यामिनी ने जवाब में कहा, बाकी योगा ट्रेनर्स की तरह मैं भी सभी स्टूडेंट्स को योगा सिखा रही थी। तभी सुनहरी के हस्बैंड ने कहा कि उन्हें मेरा किया आसन समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उस आसन को करने में उनकी मदद की। इतने में तभी यामिनी की बात को काटते हुए सुनहरी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे हस्बैंड ने इसे नहीं बुलाया था बल्कि ये खुद गई थी उनके पास। इसको पता था कि वो मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन फिर भी एक शादीशुदा मर्द पर डोरे डाल रही थी। ये खुद का हस्बैंड तो पता नहीं कहाँ है, मगर दूसरों के हस्बैंड्स पर नजर है इसकी। अब राजीव ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटका और सुनहरी को देखने लगे। और फिर अपनी कड़क आवाज में राजीव ने सुनहरी से कहा, आखिर ये क्या तरीका है अपने सीनियर से बात करने का? क्या तुम जानती नहीं हो कि यामिनी को योगा ट्रेनिंग का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है? तभी अपनी सफाई देते हुए सुनहरी ने कहा, लेकिन सर। अब सुनहरी की बात को काटते हुए राजीव ने कहा, और इस अयोगशाला में तुम्हारे होते हुए तुम्हारा हस्बैंड यामिनी से क्यों योगा सीख रहा था? इस बात पर सुनहरी अपनी नजरें झुकाए फर्श पर यहाँ वहां देखने लगी। फिर कुछ देर के लिए ऑफिस रूम में खामोशी रही और उसके बाद अपना फैसला सुनाते हुए राजीव ने कहा, ये सब सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। राजीव की ये बात सुनकर सभी राजीव की ओर देखने लगे। राजीव ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, सुनहरी तुम्हें तत्वायोगशाला छोड़ना होगा। ये सुनते ही वृंदा और सुनहरी हैरान हो गई और सुनहरी ने रोते हुए राजीव से कहा, सर ऐसा मत कीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। राजीव ने सीरियस होते हुए कहा, तुमने मेरे अयोगशाला में तमाशा किया है और पूरी क्लास के आगे अपने से सीनियर ट्रेनर पर हाथ उठाया है। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सुनहरी रोते हुए राजीव के पास आकर उनके आगे हाथ जोड़ने लगी और फिर उसने कहा, सर ऐसा मत कीजिए, मुझे तत्वा अयोगशाला से मत निकालिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, पर आप मुझे तत्वा अयोगशाला से मत निकालिए। ये देखकर यामिनी ने कहा, राजीव आप सुनहरी को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए।
इनको बस गलतफहमी हो गई होगी, आप उन्हें निकालिए मत। राजीव की चेयर के साइड खड़ी वृंदा यामिनी की बात सुनकर उनसे बहुत इंप्रेस हो गई थी। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, ये सुंदर होने के साथ साथ दिल की कितनी अच्छी है। तभी राजीव ने भी कहा, देखा सुनहरी, जिस औरत पर तुमने हाथ उठाया वही तुम्हारे बचाव में बोल रही है। इस बात पर अब धीरे से रोते हुए ही सुनहरी राजीव की बात सुन रही थी। फिर राजीव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तत्वा आयोगशाला से नहीं निकाल रहा। ये सुनते ही सुनहरी ने अपने आंसू पोंछते हुए और हल्की मुस्कान के साथ राजीव से कहा, थैंक यू सर। तभी राजीव ने फिर से कहा, मगर तुम्हें यामिनी से माफी मांगनी होगी। राजीव की ये बात सुनते ही सुनहरी का चेहरा वापस उतर गया। वो हैरानी से राजीव को देख रही थी। तभी राजीव ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, सुनहरी, यामिनी से माफी मांगो, तभी तुम तत्वा आयोगशाला में रह सकती हो। राजीव की बात सुनकर सुनहरी धीरे धीरे करके यामिनी की तरफ जाने लगी और फिर धीरे से ही यामिनी से कहा, मुझे माफ कर दो। तभी राजीव ने कहा, सुनहरी, यहाँ खड़े किसी भी इंसान को तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। तुम यामिनी से उसी तरह माफी मांगो जिस तरह तुमने उसे सबके सामने तमाचा मारा था। अब अपनी हाथ की मुट्ठी बनाते हुए सुनहरी ने यामिनी की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर यामिनी ने आराम से कहा, कोई बात नहीं सुनहरी, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर आगे से तुम ध्यान रखना। यामिनी की ये बात सुनकर सुनहरी ने उसे गुस्से से देखा और फिर ऑफिस रूम से बाहर चली गई। यामिनी भी अब ऑफिस रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी राजीव ने उन्हें रोक दिया और फिर वृंदा से कहा, वृंदा तुम अब जा सकती हो, मगर क्या तुम रिसेप्शनिस्ट से कहकर कुछ बर्फ मंगवा सकती हो। इस बात पर वृंदा ने कहा, जी सर, और फिर वो भी ऑफिस रूम से बाहर निकल गई। इस बीच राजीव ने यामिनी को अपने सामने बैठने को कहा। कुछ देर में रिसेप्शनिस्ट भी बर्फ लेकर ऑफिस रूम में आ गई और बर्फ राजीव को देकर वहां से चली गई। राजीव ने यामिनी का गाल देखा जो अभी भी लाल था और अपने हाथों से उसे बर्फ लगाने लगे। मगर तभी यामिनी ने राजीव को रोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए राजीव, मैं खुद कर लूंगी। और ये कहकर यामिनी खुद ही अपने गाल पर बर्फ लगाने लगी। राजीव को इस वक्त सुनहरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी राजीव ने यामिनी से कहा, तुमने मुझे सुनहरी को तत्वा आयोगशाला से निकालने से क्यों रोका। उद्धरण चिन्ह। यामिनी ने अपने गाल पर बर्फ लगाते हुए कहा, उससे क्या हो जाता राजीव, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और कुछ देर बाद यामिनी ने फिर कहा, राजीव आज मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ। ये सुनकर राजीव ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी यामिनी ने कहा, मैं चली जाऊंगी राजीव। और ये कहकर यामिनी ऑफिस रूम से बाहर चली गई। राजीव अभी भी गुस्से में ही थे, मगर उन्हें यामिनी की बहुत फिक्र भी हो रही थी। फिर उन्होंने अपने मन में कहा, मुझे पता है तुम इस वक्त तकलीफ में हो यामिनी, मगर तुम किसी को दिखाओगी नहीं। हस्बैंड साथ ना होने की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ता है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। तारांकन, क्या असर पड़ेगा यामिनी पर इस तमाचे का। आखिर क्या करेंगे राजीव यामिनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। गुस्से में क्या कदम उठाएगी सुनहरी। क्या होगा जब वारुष को पता चलेगा इस तमाचे के बारे में। आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब। इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट FM पर। CH29 वारुष का गुस्सा। तत्वा आयोगशाला में राजीव के ऑफिस रूम से निकलने के बाद सुनहरी चेंजिंग रूम में चली गई थी और गुस्से से बेंच के ऊपर बैठी हुई थी। गुस्से की वजह से इस वक्त सुनहरी की आंखें लाल हो गई थी। उसने अपना हाथ बेंच पर मारते हुए कहा, एक तो मेरे ही पति के तुम करीब आई और राजीव सर ने तुम्हें सजा देने के बजाय मुझे ही तत्वा आयोगशाला से निकालने का सोचा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए सुनहरी ने फिर कहा, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी, मगर राजीव सर ने मुझे तुमसे माफी मांगने को कहा। अपने खूबसूरती के जाल में तुमने राजीव सर को भी फंसा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमसे बदला लेकर रहूंगी मैं। तुम देखती जाओ यामिनी, बस देखती जाओ। तभी चेंजिंग रूम के बाहर किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज सुनकर सुनहरी ने अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने एक योगा ट्रेनर खड़ी थी। उसने कहा, बहुत टाइम लगा दिया चेंज करने में सुनहरी, मुझे भी चेंज करना है। सुनहरी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो चेंजिंग रूम से बाहर निकली और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ वारुष, युगम और नकुल कॉलेज के बाद मार्केट चले गए थे। मार्केट पहुंचकर वो एक फोटो स्टूडियो पहुंचे। तभी वारुष ने कहा, युगम, सारी फोटोज तेरे फोन में है ना। युगम ने हाँ में जवाब दिया और अपने फोन में गैलरी ओपन करके फोटोज दिखाने लगा। तभी वारुष ने कहा, अच्छा चल ये फोटोज इन फोटो स्टूडियो वाले को मेल कर दे। युगम ने अपने फोन से सारी फोटोज उन्हें मेल कर दी। फिर उसने फोटो स्टूडियो वाले से पूछा, भाईया कब तक मिल जाएंगी फोटोज। फोटो स्टूडियो वाले ने कहा, 1-1.5 घंटे में मिल जाएगी आपको। फिर वारुष ने कहा, चलो तब तक हम यही वेट कर लेते हैं। तीनों वहीं बैठकर वेट करने लगे। तभी नकुल ने कहा, वारुष तू भी यार उन ढाबे वाले अंकल के लिए फोटोज निकलवा रहा है। इस बात पर मुस्कुराते हुए वारुष ने कहा, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं अगली बार जब आऊंगा तब मैं उन्हें फोटोज की हॉट कॉपी दूंगा। जब वो हमारे साथ सिर्फ फोटोज क्लिक करवाने पर खुश थे, तो सोच जब उन्हें फोटोज की हॉट कॉपी मिलेगी तब वो लोग कितने खुश हो जाएंगे। इस बात को सुनकर नकुल और युगम दोनों ही मुस्कुराने लगे। कुछ ही देर में फोटो स्टूडियो वाले ने युगम को सारी फोटोज की हॉट कॉपी दे दी। फिर उन्होंने पेमेंट किया और फोटो स्टूडियो से निकल गए।
फिर वारुष ने कहा, चलो दोस्तों फिर कल मिलते हैं, टाइम से निकलेंगे फिर। तभी नकुल ने कहा, यार कल तो हमें कोई एग्जाम देने नहीं जाना ना, तो हम आराम से निकलेंगे ताकि मैं थोड़ा सो पाऊं। इस बात पर वारुष ने कहा, हाँ पर ज्यादा लेट भी नहीं करना, वरना आने में हमें लेट हो जाएगा। इस बात पर युगम और नकुल दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर तीनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। रात का वक्त, वारुष के घर पर। वारुष शाम को अपने घर पहुंच गया था मगर आज भी यामिनी घर पर नहीं थी। वारुष ने उसी वक्त यामिनी को कॉल लगाया तो उसे पता चला कि यामिनी तत्वा अयोगशाला से निकलने के बाद मार्केट गई थी और अभी भी वो मार्केट में ही है और किचन का सामान ले रही है। जब तक यामिनी घर नहीं थी तब तक वारुष नहाने के लिए चला गया था। वारुष वॉशरूम से नहाकर निकला मगर यामिनी अभी भी घर नहीं आई थी। फिर वारुष की नजर यामिनी के रूम की तरफ गई। वारुष ने टॉवल से अपना सिर पोंछते हुए अपने मन में सोचा, मम्मी अभी आई नहीं है, ये सही मौका है मेरे पास संदूक में अपने रिपोर्ट्स देखने का। ये कहकर वारुष जल्दी से यामिनी के रूम में चला गया। वारुष यामिनी के बेड की साइड में झुका और घुटनों के बल बैठकर बेड के नीचे से संदूक को खींचते हुए बाहर निकाला। फिर संदूक को हर तरफ से देखने के बाद धीरे से संदूक को खोला। मगर संदूक को खोलते ही वारुष हैरान हो गया। संदूक बिल्कुल खाली था, उसके अंदर कुछ नहीं था। वारुष ने हैरान होकर ही खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है? संदूक खाली कैसे हो सकता है? मगर उस दिन तो इतना बोलकर वारुष कुछ सोचने लगा। फिर उसने संदूक को वापस बंद करके बेड के नीचे ही रख दिया और सोचते हुए ही यामिनी के रूम से बाहर आ गया। उसके मन में बहुत से सवाल थे। वो बाहर आकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। तभी यामिनी भी घर आ गई थी और उनके हाथ में सब्जियां और ग्रोसरी का सामान था। वारुष ने यामिनी को देखते हुए कहा, मम्मी आप आ गई, आपने आने में बहुत देर कर दी। यामिनी ने हाँफते हुए कहा, वो सोना सामान बहुत सारा था ना तो इसलिए। यामिनी के हाथों से सामान लेते हुए वारुष ने कहा, तो आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। यामिनी ने कहा, कोई बात नहीं सोना, और फिर डाइनिंग टेबल पर रखे पानी के जग से पानी लेकर पीने लगी। फिर वारुष ने कहा, अच्छा मम्मी जल्दी से कुछ बना दो ना, बहुत भूख लगी है। यामिनी बहुत थकी हुई लग रही थी मगर फिर भी उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। अब वारुष ने भी यामिनी के चेहरे पर थकान देख ली थी। फिर यामिनी जैसे ही किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ी तब वारुष ने यामिनी का गाल देख लिया था जो थोड़ा लाल था। वारुष ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, मम्मी ये आपके गाल पर क्या हुआ? ये लाल क्यों है? यामिनी ने हिचकिचाते हुए कहा, ये कुछ नहीं, बस आज योगा क्लास में एक आसान करते हुए मैं गिर गई थी तो उससे ही लग गई थी, उसी की चोट होगी ये। वारुष को यामिनी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वारुष ने यामिनी को अपने पास बिठाया और फिर उनके गाल पर हाथ रखते हुए थोड़ा कड़क मिजाज में पूछा, क्या किसी ने हाथ उठाया है आप पर? ये सुनते ही यामिनी कुछ ना कहकर वारुष की तरफ देखने लगी। वारुष ने फिर से अपनी बात दोहराई। वारुष का चेहरा इस वक्त गुस्से में था। फिर यामिनी ने घबराते हुए कहा, वो योगशाला में एक योगा ट्रेनर। यामिनी ने अपने और सुनहरी के बीच हुई आज की सारी बात वारुष को बता दी। यामिनी की पूरी बात को सुनकर वारुष गुस्से में खड़ा हो गया और कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की? मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। और ये कहते हुए वारुष दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी यामिनी ने वारुष का हाथ पकड़कर उसे पीछे से रोकते हुए कहा, उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है शोना, आप कहीं मत जाइए। यामिनी के रोकने पर वारुष रुक गया। तभी यामिनी ने वारुष को गले से लगाते हुए कहा, मेरे लिए तो यही काफी है कि आपको मेरी फिक्र है, कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वारुष चुपचाप यामिनी के गले से लगा हुआ था लेकिन उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई हुई थी और उसके आंखों में गुस्सा था। अगली सुबह तत्वा अयोगशाला में रोज की तरह तत्वा अयोगशाला की रिसेप्शनिस्ट सभी योगा ट्रेनर के आते हुए उनकी अटेंडेंस लगा रही थी। सभी योगा ट्रेनर अपने अपने टाइम से अयोगशाला पहुंच रहे थे। यामिनी भी आ गई थी। लेकिन कुछ देर बाद अयोगशाला में कोई लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से एंट्री ले रहा था और रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर हैरान रह गई। फिर रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह से खड़ी हुई और उस इंसान की मदद करने उसके पास गई। वो इंसान अपने एक पैर से लंगड़ाकर चल रहा था और उसके सीधे हाथ पर फ्रैक्चर भी था। वो धीरे धीरे से अयोगशाला के अंदर आ रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी मदद करते हुए कहा, ये कैसे हुआ आपके साथ? क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है सुनहरी जी? तारांकन, आखिर सुनहरी की ये हालत कैसे हुई? क्या सुनहरी का कोई एक्सीडेंट हुआ था या इसके पीछे था किसी का हाथ? क्या सुनहरी की इस हालत का जिम्मेदार राजीव है या वारुष? क्या होगा जब वारुष, युगम और नकुल फिर से पहुंचेंगे रुड़की यूनिवर्सिटी में? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH30 रुड़की यूनिवर्सिटी तत्वा अयोगशाला में जब रिसेप्शनिस्ट सभी योगा ट्रेनर्स की अटेंडेंस ले रही थी तब उसने दरवाजे से लंगड़ाते हुए सुनहरी को आते देखा। उसके पर चोट लगी थी जिस वजह से वो लंगड़ा रही थी और उसके हाथ पर भी फ्रैक्चर था और माथे पर भी पट्टी बंधी थी। फिर रिसेप्शनिस्ट ने सुनहरी को आते देख उसकी मदद की और कहा, ये कैसे हुआ आपके साथ? क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है? सुनहरी रिसेप्शनिस्ट की मदद से धीरे धीरे चलकर आ रही थी। फिर रिसेप्शनिस्ट ने उसे रिसेप्शन एरिया के वेटिंग रूम में बैठाते हुए फिर से अपनी बात दोहराई। अब सुनहरी ने भी धीरे से कहा, मुझे याद नहीं कुछ, बस कल तत्वा अयोगशाला से जाने बाद मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी।
फिर सुनहरी ने दर्द से कर्राते हुए कहा, घर पहुंचकर मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी, फिर कुछ देर बाद मैं सो गई थी। फिर ये कहते हुए सुनहरी अपना सिर पकड़ रही थी, तभी रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, फिर क्या सुनहरी जी? इसका जवाब देते हुए सुनहरी ने कहा, फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। हैरान होते हुए रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? सोते सोते आपको चोट कैसे लग सकती है, वो भी इतनी कि आपको फ्रैक्चर आ गया? सुनहरी ने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि रात में उन्हें मेरी चीखने की आवाज सुनाई दी, उस वक्त वो वॉशरूम में थे। वो जैसे ही रूम में मुझे देखने के लिए आए तो मैं रूम में नहीं थी। उन्होंने यहाँ वहां देखा और फिर जब बालकनी के बाहर आकर देखा तो मैं घर के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी आंखें बड़ी करके हकलाते हुए कहा, इसका मतलब आप अपने रूम की बालकनी से नीचे गिर गई थी। वहीं दूसरी तरफ वारुष, युगम और नकुल रूरकी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे। फिर रूरकी यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो हर क्लास में स्नेहा को ढूंढने लगे। लगभग हर क्लास में ढूंढने के बाद भी उन्हें स्नेहा कहीं नहीं मिली। फिर तीनों थककर ग्राउंड एरिया में बैठ गए। वहां बैठकर नकुल ने कहा, वैसे हम उसे हर क्लास में क्यों ढूंढ रहे हैं? वो भी तो हमारी तरह एंट्रेंस एग्जाम ही देने आई थी ना। नकुल की ये बात सुनते ही वारुष और युगम नकुल को घूरने लगे। फिर नकुल ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सुनकर वारुष ने कहा, तू पहले ये बात नहीं बोल सकता था। हम कब से पागलों की तरह हर क्लास में ढूंढ रहे हैं। अब युगम ने भी कहा, अरे इसकी कोई गलती नहीं है, एक तो हम घर से कुछ खा के नहीं आए और फिर धूप में इतनी दूर आना। शायद इसलिए हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये बात सुनते ही नकुल ने झट से कहा, हाँ चलो ना यार, कैंटीन चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, शायद कुछ खाकर हमारा दिमाग भी चलने लगे। फिर तीनों कैंटीन चले गए। कैंटीन पहुंचकर तीनों ने अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर किया और फिर वहीं एक टेबल पर बैठ गए। फिर नकुल ने बैठते हुए कहा, याद है लास्ट टाइम इसी कैंटीन में क्या हुआ था? कोई किसी में खो सा गया था। ये बात सुनकर युगम और वारुष मुस्कुराने लगे। फिर खाते हुए नकुल ने पूछा, तू उस दिन कॉलेज पार्क में बैठे भाभी के बारे में ढूंढ रहा था ना? तो तुझे कुछ मिला, कुछ पता लगा? वारुष ने अफसोस के साथ कहा, नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। फिर युगम ने खाते हुए कहा, उस दिन एंट्रेंस एग्जाम देने हमारी तरह बहुत से स्टूडेंट्स आए थे और सिर्फ एक जगह से नहीं कई जगह से आए थे। नकुल ने भी कहा, हाँ यार, अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्नेहा, मेरा मतलब भाभी, किस जगह से आई थी? वैसे ऋषिकेश से तो नहीं थी, वरना हमें पता चल जाता। स्नेहा का नाम सुनकर वारुष ने अपने मन में कहा, स्नेहा? हाँ, उसने अपना नाम स्नेहा बताया था और मैं इंटरनेट पर स्पर्श के नाम से उसे ढूंढ रहा था। फिर युगम ने एकदम से कहा, आइडिया, एक जगह है जहां से हम पता लगा सकते हैं। ये बात सुनते ही वारुष ने झट से पूछा, कहां से? युगम ने जवाब देते हुए कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से। वहां तो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, हम वहां से पता कर सकते हैं। ये सुनते ही वारुष खुश हो गया। अब नकुल ने भी हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि पहले कुछ खा लेते हैं, फिर दिमाग चलने लगेगा। देखा कैसे दिमाग चलने लगा। फिर युगम ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा, फिर तेरा क्यों नहीं चला? उसके बाद कैंटीन से निकलकर तीनों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचकर वारुष ने वहां के एडमिन से पूछा, सुनिए सर, हमें एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। एडमिन एक बूढ़ा आदमी था, उसने फाइल के पेपर का ओ पलटकर खांसते हुए कहा, कौन स्टूडेंट? फिर युगम ने कहा, अभी 2-3 दिन पहले जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे ना, उन्हीं स्टूडेंट्स में से किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब उन एडमिन ने फाइल साइड में रखी और फिर अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करने लगे। वारुष, युगम और नकुल को लगा कि वो इंफॉर्मेशन देने के लिए मान गए, इसलिए कंप्यूटर पर सर्च करने के लिए बैठ गए। तभी वारुष ने झट से कहा, उस स्टूडेंट का नाम स्पर्श, मेरा मतलब स्नेहा है। अब उन एडमिन ने अपना चश्मा नीचे करते हुए तीनों लड़की की तरफ देखा। वारुष को लगा अब उसे स्नेहा के बारे में बस पता लगने ही वाला है कि तभी एडमिन ने कहा, ऐसे किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम किसी को भी नहीं दे सकते। तभी नकुल ने कहा, हम किसी थोड़ी है, हम तो जानकार हैं उनके। एडमिन ने घूरते हुए कहा, जानकार? अगर जानकार होते तो मुझसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं पूछते। तभी वारुष उन एडमिन से जिद करने लगा, लेकिन उन एडमिन ने उसकी बात नहीं सुनी और पियान से कहकर उन तीनों को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। युगम ने निराश होते हुए कहा, यार, पता लगाने का ये मौका भी गया। फिर नकुल ने भी कहा, अगर एडमिन कोई लड़की होती तो शायद पता लगा लेते, मगर ये तो निकले आदमी, वो भी बुजुर्ग। तारांकन, क्या वारुष और उसके दोस्त पता लगा पाएंगे स्नेहा का? आखिर सुनहरी अपने बालकनी से कैसे गिरी? क्यों सुनहरी को अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद नहीं? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH31 लैंडस्लाइड। तत्वा आयोगशाला में रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर सुनहरी उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बता रही थी। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ी यामिनी उनकी बातें सुन रही थी। यामिनी ने फिर सुनहरी के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उससे पूछा, ये कैसे हो गया सुनहरी? तुम ठीक हो? सुनहरी ने चिढ़ते हुए यामिनी को देखा और रूखे स्वर से कहा, फिलहाल कैसी लग रही हूं तुम्हें? अब कॉरिडोर से राजीव भी उन तीनों को ही देख रहे थे। उन्होंने भी शुरुआत से ही सुनहरी की सारी बातें सुन ली थी। रिसेप्शनिस्ट ने सुनहरी से कहा, सुनहरी जी, आज आपको आयोगशाला आना नहीं चाहिए था।
एक तो कल ही आपका एक्सीडेंट हुआ और आपके हाथ में फ्रैक्चर भी है। इस वक्त आपको घर में रेस्ट करना चाहिए था। रिसेप्शनिस्ट का जवाब देते हुए सुनहरी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी यामिनी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुनहरी, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। और तुम्हें छुट्टियों की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं इस बारे में राजीव से तुम्हारे लिए बात कर लूंगी। यामिनी की ये बात सुनकर सुनहरी ने अपने मन में कहा, बड़ी आई राजीव सर से बात करने वाली। तुम तो चाहती ही ये हो कि मुझे तत्वा आयोगशाला से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए, पर तुम गलत हो। इतनी आसानी से मैं तत्वा आयोगशाला छोड़ने वाली नहीं और ना ही तुम्हें छोड़ने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ राजीव अपने ऑफिस रूम में बैठकर कुछ सोच रहे थे, फिर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को कॉल लगाया। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सामने से राजीव ने कहा, गुड मॉर्निंग। अगर सुनहरी आयोगशाला आ गई है तो उसे मेरे ऑफिस रूम में भेज दो। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने ओके कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर रिसेप्शनिस्ट ने सुनहरी से कहा, सुनहरी जी, आपको राजीव सर अपने ऑफिस रूम में बुला रहे हैं। ये सुनकर सुनहरी थोड़ा हैरान होने लगी और उसने फिर से अपने मन में सोचा, अब राजीव सर मुझे क्यों बुला रहे हैं, वो भी सुबह सुबह। कहीं फिर से मुझे तत्वा आयोगशाला से जाने के लिए तो नहीं कहेंगे। मैं तो राजीव सर की कल की बात से ना चाहते हुए भी ऐसी टूटी फूटी हालत में आयोगशाला आई हूँ। सुनहरी अपने मन में ये सब सोच ही रही थी, ये तभी यामिनी ने कहा, चलो मैं तुम्हें राजीव के ऑफिस रूम तक छोड़ आती हूँ। सुनहरी ने धीरे से अपना हाथ झटकते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं। और फिर रिसेप्शनिस्ट को देखते हुए सुनहरी ने कहा, क्या आप मुझे राजीव सर के ऑफिस रूम तक छोड़ देंगी? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया और फिर सुनहरी के साथ ऑफिस रूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ रुड़की यूनिवर्सिटी में वारुष, युगम और नकुल तीनों रुड़की यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में स्नेहा का पता लगाने गए, मगर उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। तीनों निराश होते हुए रुड़की यूनिवर्सिटी के पार्क में घूमने लगे। अब मौसम भी काफी अच्छा हो गया था। तभी युगम ने कहा, अब तो स्नेहा के बारे रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि रुड़की यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स ऑनलाइन नहीं अपलोड होते। वारुष ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तभी नकुल ने घास पर बैठते हुए कहा, अरे तुम दोनों कुछ देर बैठ क्यों नहीं जाते? देखो मौसम कितना सुहाना और अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, आसमान में काले काले बादल। इतना रोमांटिक मौसम बस एक गर्लफ्रेंड की ही कमी है। वारुष ने बैठते हुए कहा, तू फिर शुरू हो गया। नकुल ने कहा, और क्या, तुम दोनों को तो अपने लिए मिल गई है, अब मैं ही रह गया तन्हा। नकुल की इस बात पर वारुष हंसने लगा। अब युगम ने भी बात को बदलते हुए कहा, वैसे बात तो सही है, मौसम अचानक से काफी ठंडा हो गया है, वरना सुबह तो कितनी गर्मी और धूप थी। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बारिश हो रही हो। ये सुनकर वारुष ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें टाइम से ऋषिकेश निकल जाना चाहिए। अगर रास्ते में बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। इस बात पर युगम और नकुल ने भी हामी भरी और फिर कुछ देर पार्क में बैठ के बातें करने के बाद वो वारुष के साथ ऋषिकेश के लिए निकल गए। वो तीनों रुड़की से निकले ही थे कि हवा अब पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर नकुल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, वारुष भाई, इतनी तेज हवा में तू बाइक चला पाएगा? वारुष को हवा की वजह से नकुल की बात सुनाई नहीं दी थी। तभी नकुल ने युगम से कहा कि वो वारुष से ये बात पूछे। फिर युगम के पूछने पर वारुष ने कहा, लग तो नहीं रहा, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी लगभग 3 ही बजे थे, मगर बाहर का नजारा देखकर ऐसे लग रहा था जैसे रात हो गई हो। तेज ठंडी हवाएं, काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था और अब बिजली भी कड़क रही थी। जैसे तैसे करके वारुष ने बाइक को रुड़की के उस ढाबे पर आकर रोक दी थी जहां वो जब पहली बार रुड़की आए थे तब खाने के लिए रुके थे। आंधी जैसे मौसम की वजह से उन ढाबे वाले अंकल ने सारे बेंच और टेबल को ढाबे के अंदर रख लिया था। अब वारुष ने भी बिल्कुल ढाबे के करीब अपनी बाइक स्टैंड की और फिर तीनों ढाबे का तिरपाल हटाते हुए अंदर घुस गए। दोनों बच्चे पहले इन तीनों को देखकर डर के चिल्लाने लगे, क्योंकि अंधेरे में वो तीनों इन बच्चों को भूत जैसे लग रहे थे। फिर वारुष की आवाज सुनकर बच्चे शांत हुए। अब अंदर से ढाबे वाले अंकल भी लालटेन लेकर बाहर आ गए थे। फिर उन तीनों के चेहरे पर एक एक करके लालटेन की रोशनी दिखाते हुए ढाबे वाले अंकल उनका चेहरा देखने लगे और फिर उन तीनों को देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने तीनों को अंदर रखे बेंच पर बैठाया और कहा, आप सब इतनी आंधी में कहाँ घूम रहे हैं? तभी युगम ने अपने बैग से फोटोज की हॉट कॉपी निकालते हुए ढाबे वाले अंकल के हाथ में दे दिया। वो अंकल फिर लालटेन की रोशनी में उन फोटोज को देखकर मुस्कुराने लगे। अब दोनों बच्चे भी उन अंकल के पास आकर फोटोज देखकर खुश हो रहे थे। फिर मुस्कुराते हुए वारुष ने पूछा, कैसी लगी फोटोज? मैंने कहा था ना कि अगली बार जब आऊंगा तब फोटोज लेकर आऊंगा। इस बात को सुनकर ढाबे वाले अंकल मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने कहा, बहुत अच्छी फोटोज है बेटा। अच्छा बताओ आप सब क्या खाना पसंद करोगे? तभी झट से नकुल ने कहा, ऐसे मौसम में चाय और भजिए हो जाते तो मजा ही आ जाता। ये सुनकर हंसते हुए अंकल ने कहा, हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं, अभी बना देता दून। और फिर वो अंकल चाय और भजिए बनाने लग गए। इस बीच दोनों बच्चे रेडियो पर गाने सुन रहे थे और उन गानों पर नाच रहे थे। उनको इस तरह नाचते देख वारुष ने कहा, बचपन कितना अच्छा होता है ना, किसी बात की कोई चिंता ही नहीं, बस छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेते हैं, भले ही सिचुएशंस जैसी भी हो। वारुष की बात सुनकर युगम और नकुल भी बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगे। अब नकुल भी बच्चों के साथ मिलकर नाचने लगा। तभी ढाबे वाले अंकल सभी के लिए चाय और गरम गरम भजिए तल के ले आए।
सभी फिर मजे से खाने लगे। वारुष, युगम और नकुल ने उन दोनों बच्चों को भी बुलाकर उन्हें भजिए खाने को कहा। दोनों बच्चे दौड़ते हुए उन तीनों के पास आए, मगर इस बीच उनमें से एक बच्चे का पैर रेडियो पर जाकर लगा, जिस वजह से उसका चैनल चेंज हो गया। जैसे ही रेडियो का चैनल चेंज हुआ तो उसमें एक अनाउंसमेंट हो रही थी, मगर वो ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। तभी युगम ने रेडियो को उठाते हुए चैनल की फ्रीक्वेंसी सेट की तो सामने से एक लड़की ने अनाउंस करते हुए कहा, भारी बारिश और मौसम खराब होने की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन होने की आशंका है और कुछ जगहों पर भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद है। कृपया घर से बाहर ना जाए वरना आप रास्ते में फंस सकते हैं। ये सुनते ही युगम और वारुष एक दूसरे को देखने लगे और वहीं नकुल ने भजिए खाते हुए ही कंफ्यूज होकर पूछा, अब ये भूस्खलन क्या चीज है? तभी वारुष और युगम ने एक दूसरे को देखते हुए एक साथ कहा, लैंडस्लाइड। तारांकन, क्या लैंडस्लाइड होने की वजह से वारुष, युगम और नकुल रुड़की में ही फंस जाएंगे? आखिर क्यों राजीव ने सुनहरी को अपने ऑफिस रूम में बुलाया था? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH32 अब रात यहीं रुकना पड़ेगा। तत्वा आयोगशाला में सुनहरी रिसेप्शनिस्ट की मदद से धीरे धीरे चलकर राजीव के ऑफिस रूम में पहुंच गई थी। फिर राजीव ने रिसेप्शनिस्ट को जाने के लिए कहा और फिर सुनहरी को चेयर पर बैठने को कहा। चेयर पर बैठकर सुनहरी ने दबी आवाज में राजीव से पूछा, गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? राजीव ने सुनहरी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैंने नीचे तुम्हारी बातें सुन ली थी। ये सुनकर सुनहरी भी अब राजीव को देखने लगी। फिर राजीव ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम अपनी बालकनी से कैसे गिरी? अब सुनहरी ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि आयोगशाला से निकलते वक्त से ही मुझे अजीब सा लग रहा था। सुनहरी की बात को गंभीरता से सुनने के बाद राजीव ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तो तुम अभी घर चली जाओ। ये बात सुनते ही सुनहरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसा मत कहिए सर, मुझे तत्वा आयोगशाला से मत निकालिए। मेरे हस्बैंड की अभी अभी जॉब छूटी है और उनके पास अभी कोई काम नहीं। आप मुझे प्लीज मत निकालिए। ये बात सुनकर राजीव ने सुनहरी को शांत करते हुए कहा, देखो तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें आयोगशाला से निकाल नहीं रहा हूँ। तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है और तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर भी है, जिसे ठीक होने में अभी वक्त लगेगा। और तुम एक योगा ट्रेनर हो और तुम्हें भी पता है कि तुम अभी योगा नहीं सिखा पाओगी, तो अभी तुम 1-2 हफ्ते की छुट्टी लो और आराम करो और ठीक होकर वापस ज्वाइन कर लेना। राजीव की इस बात से सुनहरी को थोड़ी तसल्ली मिली। फिर उसने राजीव को थैंक यू कहा और अपनी जगह से उठकर वो ऑफिस रूम के बाहर चली गई। सुनहरी धीरे धीरे कॉरिडोर से जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक क्लास के अंदर पड़ी, जहां यामिनी इस वक्त अपने स्टूडेंट्स को योगा सिखा रही थी। यामिनी ने भी क्लास के बाहर देखा और वो भी सुनहरी को देखने लगी। क्लास की वॉल्स ग्लास की थी, जिस वजह से आर पार दिख रहा था। सुनहरी धीरे धीरे चलते हुए यामिनी को देख रही थी और यामिनी योगा सिखाते हुए सुनहरी को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही आंखों में आपस में लड़ रहे हो। वहीं दूसरी तरफ रुड़की में रेडियो में अनाउंसमेंट सुनने के बाद वारुष, युगम और नकुल परेशान हो गए कि वो अब ऋषिकेश वापस कैसे जाएंगे। तभी नकुल ने परेशान होते हुए कहा, यार हम घर वापस कैसे जाएंगे? मैंने तो घर पर बताया भी नहीं है कि मैं तुम दोनों के साथ रुड़की आया हूँ। अगर पापा को पता चलेगा तो बहुत पिटने वाला हूँ आज मैं। तभी युगम ने भी थोड़ा परेशान होते हुए कहा, बताया तो मैंने भी अपने घर पर नहीं, मुझे लगा कि एक ही दिन का आना जाना है तो क्या ही बताना, मेरी भी मम्मी परेशान होंगी। यहाँ वारुष भी अपने मन में सोच रहा था कि बता के तो वो भी यामिनी को नहीं आया, क्योंकि शायद वारुष का रुड़की आना उन्हें पसंद नहीं आता। कल की बात की वजह से वो यामिनी को और परेशान करना नहीं चाहता था। फिर वारुष ने कहा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार, ऐसे मौसम में हम बाहर नहीं जा सकते, ना मैं बाइक चला पाऊंगा। फिर युगम ने भी वारुष का साथ देते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात लैंडस्लाइड, अगर हम किसी तरह बाहर निकल भी गए तो लैंडस्लाइड की वजह से जरूर फंसेंगे। वारुष ने कहा, एक काम करते हैं, हम अपने अपने घर में ये कह देंगे कि मौसम खराब होने की वजह से हम आज एक दूसरे के घर रुके हैं, ओके? नकुल और युगम दोनों को वारुष का आइडिया अच्छा लगा, मगर तभी वारुष ने कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। युगम और नकुल दोनों ने एक साथ पूछा, क्या? वारुष ने कहा, हम रुड़की में रुकेंगे कहाँ? इस बात पर युगम और नकुल भी सोच में पड़ गए। तभी ढाबे वाले अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, इस बात पर इतना सोचना कैसा, आज रात के लिए आप सब मेरे गरीब खाने में रुक जाओ। ये सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से उछालने लगे। तभी वारुष ने कहा, मगर अंकल आपको परेशानी होगी। फिर ढाबे वाले अंकल ने वारुष की बात को काटते हुए कहा, कैसी परेशानी बेटा? उल्टा मुझे खुशी होगी अगर आप सब रुकेंगे तो। अब वारुष ने भी ज्यादा जिद नहीं की और बाहर के हालत को देखते हुए यही रुकने का फैसला किया और कहा, ठीक है, फिर आज रात हम यही रुकते हैं, कल सुबह होते ही मौसम साफ होने पर हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर एक एक करके युगम और नकुल ने अपने घर पर कॉल करके कह दिया कि वो आज रात वारुष के घर रुक रहे हैं। अब वारुष ने भी यामिनी को कॉल लगाया और यामिनी के कॉल उठाते ही उसने कहा, हेलो मम्मी, आप घर पहुंच गए? सामने से यामिनी ने कहा, हाँ शोना, मैं घर पहुंच गई थी, मौसम खराब होने की वजह से मैं पहले ही निकल गई थी आयोगशाला से, मगर आप कहाँ हैं?
वारुष ने जवाब में कहा, वो मम्मी कॉलेज से आते वक्त मैं युगम के घर गया था और अब रात को यही रुकूंगा। ये सुनकर यामिनी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और फिर कहा, अच्छा ठीक है, मगर सुबह होते ही आप घर आ जाना। वारुष ने भी हाँ में जवाब दिया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रात हो गई थी लेकिन मौसम अभी भी खराब ही था और अब रूरकी में भी बारिश होने लगी थी। वारुष, नकुल और युगम ने जल्दी खाना खा लिया था और वो ठंडे मौसम होने की वजह से सोने भी चले गए थे। उन्होंने टेबल्स को जोड़कर बेड की तरह बना लिया था और फिर तीनों सोने चले गए। वारुष बीच में सो रहा था और युगम और नकुल वारुष के साइड में सो रहे थे। कुछ ही देर में तीनों को नींद भी आ गई थी। ठंडा मौसम होने की वजह से तीनों एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे और उनके पास ओढ़ने के लिए चादर भी एक ही थी। अब आधी रात हो चुकी थी और वारुष को फिर से उसके भयानक सपने आना शुरू हो गए थे। वो घबराते हुए अपनी सिर को यहाँ वहां करने लगा और अब उसको पसीने आना भी शुरू हो गए थे। वो जोर जोर से सांसें लेने लगा और वारुष के बार बार हिलने की वजह से अब युगम और नकुल की भी नींद खुलने लगी। नकुल ने सोते हुए कच्ची पक्की नींद में कहा, क्या कर रहा है यार, हिल मत ना। तभी वारुष ने सपना देखते हुए युगम का हाथ कस के पकड़ लिया। जैसे वारुष ने युगम का हाथ पकड़ा तो वो झट से उठकर बैठ गया। ढाबे वाले अंकल ने एक लालटेन उनके साइड में जलती छोड़ दी थी ताकि वहां अंधेरा ना रहे। वारुष को इस तरह सपने में छटपटाते देख युगम घबरा गया। उसने वारुष को एक दो बार आवाज लगाकर उठाने की कोशिश की मगर वो नहीं उठा। लेकिन युगम की आवाज सुनकर नकुल जरूर उठ गया था। फिर दोनों एकटक नजरों से वारुष को देख रहे थे। वारुष ने इस वक्त भी युगम का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, इतना कसकर के युगम अपना हाथ वारुष की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। तारांकन, क्या आ जाएगा आज युगम और नकुल के आगे वारुष के सपनों का सच? क्या इन तीनों के घर वालों को पता चलेगा इनके झूठ के बारे में? क्या ये तीनों निकल जाएंगे रूरकी से या यहीं फंसे रहेंगे? क्यों सुनहरी को उसके बालकनी से गिरने की बात याद नहीं? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH33 युगम और नकुल के सामने आया वारुष का सच। रात का वक्त, रूरकी के ढाबे में वारुष, युगम और नकुल ढाबे में सो ही रहे थे कि आधी रात होते ही वारुष को फिर से सपने आना शुरू हो गए और उसके सपने की वजह से युगम और नकुल की नींद भी खुल चुकी थी। वारुष ने सपना देखते हुए ही युगम का हाथ कस के पकड़ा हुआ था जिसे युगम छुड़ा नहीं पा रहा था। वारुष इस वक्त पसीने से पूरी तरह तरबतर हो गया था और सोते हुए भी उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। ये देखकर युगम और नकुल कभी एक दूसरे को देखते तो कभी वारुष को। फिर नकुल से युगम से कहा, तुझे पता है, जिस दिन मैं वारुष के घर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए रुका था उस दिन भी वारुष इसी तरह कर रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। नकुल की बात सुनकर युगम कुछ सोचने लगा और फिर वो वारुष को उठाने लगा मगर वारुष नहीं उठ रहा था। फिर वारुष सोते हुए ही अपने आंख की पुतली को इधर उधर कर रहा था। ये देखकर नकुल ने घबराते हुए कहा, अरे कहीं हमारे भाई पर किसी का साया तो नहीं आ गया? देख, इसकी आंखें देख। फिर युगम ने कहा, तू अपनी बकवास बंद करेगा, चल अब इसे उठाने में मेरी मदद कर। फिर दोनों ही वारुष को उठाने लगे और कुछ देर बाद ही वारुष झटके से उठ गया। उठते ही वो जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी युगम ने उसकी पीठ को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश की और इस बीच नकुल वारुष के लिए पानी ले आया और वारुष ने एक सांस में सारा पानी पी लिया। फिर युगम ने पूछा, अब ठीक लग रहा है? वारुष ने कुछ न कहकर अपनी सिर को हाँ में हिला दिया। फिर कुछ देर बाद युगम ने वारुष से फिर से पूछा, सब ठीक है ना वारुष? तुझे कोई परेशानी तो नहीं? वारुष ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? फिर युगम ने सीरियस होते हुए कहा, मगर ऐसा लग नहीं रहा। जिस तरह तू सोते हुए सपने में घबरा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे तू परेशान है। इस बात पर नकुल ने भी सीरियस होते हुए कहा, हाँ यार, अगर कोई टेंशन है तो हमें बता, आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। ये बात सुनकर वारुष को एक बार तो लगा कि वो अपने दोस्तों को सब सच बता दे। फिर बाद में उसने सोचा कि कहीं उसके दोस्त उसे पागल ना समझे, इसलिए उसने नहीं बताया और उसके बजाय ये कहा, नहीं यार कोई टेंशन नहीं, ये तो बस कोई बुरा सपना आया होगा। फिर युगम ने वारुष की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे बुरे सपने तुझे कितनी बार आते हैं? ये सुनते ही वारुष बड़ी बड़ी आंखें करते हुए युगम की तरफ देखने लगा और हकलाते हुए कहा, तुझे कैसे पता मेरे सपनों में बारे में? युगम ने सीरियस होते हुए कहा, इसलिए जब तू मेरे घर बुक लेने आया था तब तू मुझसे सपनों के बारे में पूछ रहा था, है ना? ये सुनकर वारुष युगम से अपनी नजरें चुराते हुए कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं ऐसी ही बस पूछ रहा था। नकुल को युगम की कुछ खास बात समझ नहीं आ रही थी, वो बस वारुष और युगम की बात को सुन रहा था। युगम ने फिर से कहा, मुझे नकुल ने सब बता दिया। ये बात सुनते ही नकुल और वारुष दोनों हैरान हो गए। फिर वारुष हैरानी से नकुल की तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगा कि क्या नकुल पहले से मेरे सपनों के बारे में जानता था? और इस तरह नकुल भी हैरानी से युगम की तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगा कि अब मैंने ऐसा युगम को क्या बता दिया जो मुझे ही नहीं पता। फिर युगम ने दोनों के मन के सवालों का जवाब देते हुए कहा, नकुल ने बताया कि जिस दिन वो तेरे घर रुका था उस दिन भी तुझे इस तरह का सपना आया था। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए युगम ने फिर से कहा, अब बताएगा हमें कि आखिर बात क्या है? इस तरह से सपने तभी आते हैं जब मन में बहुत सी बात चल रही होती है या फिर कोई परेशानी होती है।
युगम की बात सुनकर वारुष ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता अपने सपनों के बारे में। युगम ने कहा, क्यों? क्यों नहीं बता सकता? वारुष थोड़ा परेशान होते हुए टेबल से उठकर नीचे उतर गया और आगे जाते हुए कहा, बस नहीं बता सकता मैं। अब नकुल ने भी वारुष की तरफ देखते हुए कहा, आखिर क्यों नहीं बता सकता? ऐसा क्या आता है तेरे सपने में? नकुल का साथ देते हुए युगम ने भी कहा, भला कैसी क्या परेशानी है जो तू हम दोनों के साथ भी शेयर नहीं कर सकता? बता वारुष। अब वारुष ने भी जज्बाती होकर युगम और नकुल की तरफ पलटकर जोर से कहा, क्योंकि नहीं पता मुझे मेरे सपनों के बारे में। मुझे पता ही नहीं है कि सपने होते कैसे हैं। मुझे नहीं पता मैं रोज रात को सपने में क्या देखता हूँ। ये कहते हुए वारुष ने अपना सिर पकड़ा और लगभग रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे सवालों के जवाब। ना ही पता, नहीं पता। वारुष को इस हाल में देखकर युगम और नकुल भी उठकर वारुष के पास गए और उसे संभालते हुए वापस टेबल पर बैठाने लगे। युगम और नकुल दोनों वारुष को शांत करने लगे। फिर युगम ने वारुष को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद और थोड़ा शांत होने के बाद वारुष ने धीरे से कहा, ये सपने मुझे बचपन से आते हैं, मगर मैं सपने में क्या देखता हूँ वो मुझे आज तक नहीं पता चला। वारुष की ये बात सुनकर युगम और नकुल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी वारुष ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 20 साल हो गए हैं मुझे, मगर फिर भी मुझे नहीं पता मैं सपने में क्या देखता हूँ। मेरे सपने अच्छे हैं या बुरे, डरावने हैं या प्यार भरे, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि मुझे मेरे ये सपने हर दिन आते हैं और मेरे जागने पर मुझे उनके बारे में कुछ याद नहीं रहता। युगम और नकुल बिना कुछ कहे बस वारुष की बातें गौर से सुन रहे थे। फिर वारुष ने एक गहरी सांस ली और फिर से कहा, इन सवालों के जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ, वो भी कब से, मगर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल ही नहीं रहे। फिर वारुष ने युगम की तरफ देखते हुए कहा, तू पूछता था ना कि मैं दिल्ली कॉलेज के लिए लेट क्यों होता हूँ। तो उसकी सबसे बड़ी और इकलौती वजह है मेरे सपने। तारांकन, अब आगे क्या होगा? क्या युगम और नकुल करेंगे वारुष की बातों का विश्वास? क्या अपने सपनों के बारे में अपने दोस्तों को बताकर मिल पाएगी वारुष को कोई मदद? क्या होगा जब यामिनी को पता चलेगा वारुष के सपनों के बारे में? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH34 झूठ पकड़ते पकड़ते रह गया। रात का वक्त, वारुष के घर पर यामिनी अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ सोचते हुए डिनर कर रही थी। दरअसल वो सुनहरी के बारे में सोच रही थी। फिर उन्होंने सोचते हुए ही कहा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सुनहरी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर यामिनी ने अपना फोन उठाते हुए कहा, क्या वारुष इस वक्त सो गए होंगे? इन 20 सालों में मैं उनके बिना कभी नहीं रही हूँ, बहुत अजीब लग रहा है। फिर यामिनी ने अपने फोन पर वारुष का नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकालते हुए कहा, वैसे तो शोना ने कहा था वो युगम के घर रुकेंगे, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। कॉल करके ही पूछ लेती हूँ। और ये बोलकर यामिनी वारुष को कॉल लगाने लगी, लेकिन तभी सामने से आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह इस वक्त नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। ये सुनते ही यामिनी ने खुद से कहा, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर? शायद मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी। ये कहने के बाद यामिनी ने अपना डिनर खत्म किया और फिर अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ रुड़की में आधी रात में अपने सपने की वजह से जगकर और युगम और नकुल के पूछने पर वारुष अपने सपनों के बारे में उन्हें बता रहा था। वारुष की परेशानी को युगम और नकुल चुपचाप सुन रहे थे और उन्हें चुप देखकर वारुष को लगा कि जो वो सोचता था आखिर वही हुआ। उसके दोस्तों को वारुष की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। युगम और नकुल के चेहरे पर कोई भाव ना देखकर वारुष ने मायूस होकर कहा, मुझे पता था तुम दोनों मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था और ये बात इतने सालों तक तुमसे छुपा कर रखी थी। तभी युगम ने पूछा, क्या आंटी को तेरे इन सपनों के बारे में पता है? अब वारुष को अपने मन में ये जानकर खुशी थी कि उसके दोस्त उसकी बातों पर थोड़ा भरोसा कर रहे थे। फिर वारुष ने युगम की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी मम्मी ये जरूर जानती हैं कि मुझे इस तरह से सपने आते हैं, मगर ये नहीं जानती कि मुझे अब तक भी ये सपने आते हैं। वारुष की ये बात युगम और नकुल दोनों को ही समझ नहीं आई थी। तभी नकुल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या मतलब? वारुष ने समझाते हुए कहा, मुझे ये सपने बचपन से ही आते थे, जिस वजह से मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने हर तरकीब अपनाई मगर उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन मम्मी ने उड़ीसा से निकलकर उत्तराखंड यहाँ ऋषिकेश आने का फैसला किया, इस उम्मीद से कि मुझे मेरे सपने आने बंद हो जाएंगे। मगर तभी युगम ने वारुष की बात को पूरा करते हुए कहा, मगर तुझे ऐसे सपने आना बंद नहीं हुए। तभी वारुष, युगम और नकुल को किसी की आवाज सुनाई दी। फिर जिस ओर से आवाज आ रही थी, तीनों ने एक साथ उस ओर देखा। वहां सामने ढाबे वाले अंकल के दोनों बच्चे खड़े थे, जिसमें से एक बच्चा अपनी आंखें मलते हुए उबासी ले रहा था। फिर उसने उबासी लेते हुए ही अपने भाई से कहा, तू यहाँ कब उठ कर आया? फिर उसी बच्चे ने अपने सामने उन तीनों को देखते हुए कहा, अरे भैया, आप सब भी जगे हो? आप सब रात में भी डांस कर रहे हो क्या? बच्चों को देखकर नकुल ने प्यार से कहा, कुछ नहीं बच्चों, हमारी बस नींद खुल गई थी। अब हम सो रहे हैं, चलो तुम दोनों भी जाकर सो जाओ। ये सुनकर वो दोनों बच्चे वापस सोने चले गए। उनके जाते ही फिर वारुष ने भी कहा, चलो अभी हमें भी सो जाना चाहिए, सुबह हमें निकलना भी है।
वारुष की बात पर युगम और नकुल ने हामी भरी और फिर वो तीनों वापस सोने चले गए। अगली दिन की सुबह रुड़की में सुबह हो गई थी और अब मौसम भी काफी साफ हो गया था। कल की बारिश की वजह से आज आसमान काफी साफ दिखाई दे रहा था। बाहर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक आवाज को सुनकर युगम झट से उठकर बैठ गया। वो आवाज छोटी थी जो ढाबे वाले अंकल कुछ बनाते वक्त लगा रहे थे। फिर युगम ने अपना स्पेक्स पहना और अपने फोन में टाइम देखने लगा। सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे। युगम ने टाइम देखते ही अपनी आंखों को शौक में बड़ी करते हुए कहा, ओ नो। तभी वारुष का भी फोन बजने लगा, जिसे सुनकर वारुष भी झट से उठकर बैठ गया। वारुष ने अपने फोन की तरफ देखा तो उसे यामिनी कॉल कर रही थी। अपने फोन स्क्रीन पर यामिनी का नाम देखकर युगम और वारुष परेशान होते हुए एक दूसरे को देखने लगे। फिर वारुष अपनी जगह से उठकर एक कोने में जहां थोड़ी शांति थी वहां जाकर उसने यामिनी का कॉल पिक किया। इस बीच युगम नकुल को जगा रहा था मगर वो उठ नहीं रहा था। यहाँ वारुष के कॉल उठाते ही यामिनी ने कहा, वारुष कहाँ हैं आप तो घर आने वाले थे ना, अब तक आए क्या? छोटे ओह नहीं, आपने टाइम देखा? ये सुनते ही वारुष ने अपने फोन की स्क्रीन पर टाइम देखा जिसमें अब 8:43 हो रहे थे। फिर वारुष ने अपनी नींद से भरी आवाज को ठीक करते हुए कहा, वो मम्मी मैं कॉलेज पहुंच गया हूँ। यामिनी ने भी हैरान होते हुए पूछा, कॉलेज पहुंच गए हो? शोना आप आज कॉलेज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच गए? फिर वारुष को भी लगा कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत कह दिया है। फिर वारुष ने बात को बिगड़ने से बचाते हुए कहा, वो मम्मी आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था इसलिए प्रोफेसर ने जल्दी बुलाया था क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। इसलिए मैं युगम के घर से डायरेक्ट कॉलेज ही आ गया था। ऐसा लग रहा था कि अब यामिनी वारुष की बात को मान रही थी कि तभी युगम के इतनी बार उठाने पर भी जब नकुल नहीं उठ तो उसने जोर से नकुल को लात मार दी, जिस वजह से नकुल टेबल से नीचे गिर गया और फिर जोर से दर्द से कराने लगा, जिसे सुनकर यामिनी ने वारुष से पूछा, वारुष ये आपके पीछे कौन चिल्ला रहा है? आप क्लास में ही हो ना? वारुष ने युगम को इशारा करते हुए नकुल का मुंह बंद करने को कहा और फिर उसने यामिनी को जवाब देते हुए कहा, हाँ मम्मी मैं क्लास में ही हूँ, वो यहाँ कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अच्छा मम्मी मैं फोन रखता हूँ, प्रोफेसर क्लास में आ गए, बाय। और ये कहते हुए वारुष ने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और गहरी सांस लेने लगा। यहाँ युगम ने भी वारुष को फोन रखते देखकर नकुल के मुंह से अपना हाथ हटा लिया। तभी नकुल ने कहा, अबे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने सुबह सुबह मुझे घोड़े की तरह लात मार दिया? इस बात पर युगम ने कहा, अब गधे को उठा रहा था तो घोड़ा तो बनना ही पड़ेगा ना। तभी वारुष ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, अब जल्दी चलो यार, ऑलरेडी 9 बज गए हैं। अगर फिर से मौसम खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही नकुल ने टाइम सुना तो चौंकते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहा, 9 बज गए? हम अभी तक रुड़की में ही हैं। अरे जल्दी चलो यार, अगर गलती से भी मेरे पापा को पता चला तो वो मुझे बहुत मारेंगे। फिर तीनों उठकर ढाबे वाले अंकल के पास जाने लगे। तभी युगम ने वारुष से पूछा, आंटी क्या बोल रही थी? वारुष ने जवाब में कहा, बस पूछ मत यार, ये समझ के अपना झूठ पकड़ते पकड़ते रह गया। तभी वो तीनों ढाबे वाले अंकल के पास पहुंचे जो इस वक्त गरम गरम पराठे बना रहे थे। और फिर तीनों को देखकर ढाबे वाले अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, उठ गए आप तीनों। तारांकन, क्या युगम और नकुल वारुष के सपनों का पता लगाने में उसकी मदद करेंगे? क्या वारुष, नकुल और युगम समय से ऋषिकेश पहुंच पाएंगे या वो रास्ते में ही फंस जाएंगे? क्या इन तीनों के घर वालों को पता चलेगा इनके झूठ के बारे में? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH35 प्रोफेसर पेमिला का लेक्चर। वारुष, युगम और नकुल ऋषिकेश जाने के लिए उठ गए थे और फिर वो ढाबे वाले अंकल के पास जाने लगे जो इस वक्त गरम गरम पराठे बना रहे थे। और ढाबे के बाहर उनके कुछ ग्राहक भी बैठे हुए थे। फिर ढाबे वाले अंकल ने उन तीनों को अपनी तरफ आता देखकर कहा, अरे उठ गए आप तीनों। तभी वारुष ने कहा, जी अंकल, बस अपने घर के लिए निकल ही रहे हैं। ये बोलकर वारुष अपनी बाइक की तरफ जाकर उसे साफ करने लगा और बाहर बैठे ग्राहक भी वारुष को दूर से ही घूर रहे थे। तभी ढाबे वाले अंकल ने कहा, बेटा आप लोग कुछ खा के तो जाए, यूं ही निकल रहे हैं। ये सुनकर युगम ने कहा, नहीं अंकल उसकी जरूरत नहीं है। कल रात आपने हमें यहाँ रुकने दिया, बस यही हमारे लिए बहुत है। अंकल कुछ कहते इससे पहले ही नकुल ने अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर अंकल के हाथ में थमा दिए और फिर वारुष की तरफ जाने लगा। अंकल हैरानी से उन तीनों को देख रहे थे। यहाँ वारुष अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर युगम ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ यार, क्या हुआ बाइक को? वारुष ने बाइक को चेक करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, स्टार्ट होने में टाइम ले रही थी, शायद खराब मौसम में बाहर रखने की वजह से ऐसा हो रहा है। युगम और वारुष इस वक्त बाइक देख रहे थे। तभी नकुल ने ढाबे वाले अंकल से पूछा, अंकल बच्चे नहीं दिख रहे? अंकल ने यहाँ वहां देखते हुए कहा, पता नहीं बेटा, अभी तो यहीं थे। तभी वारुष के बाइक स्टार्ट होने की आवाज आई और युगम और वारुष दोनों ने नकुल को आवाज मारते हुए बुलाया। नकुल भी अब उनकी दिशा में जाने लगा और बाइक पर बैठ गया। फिर उन तीनों ने बाइक पर बैठे हुए ही अंकल को बैकिए वो वहां से जाने लगे। अंकल ने भी चिल्लाते हुए कहा, फिर कभी जरूर आना। वो तीनों ही अब ऋषिकेश के लिए निकल गए थे और सीधा देवभूमि यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे थे। फिर युगम ने कहा, कॉलेज का सेकंड हाफ तो हम अटेंड कर ही लेंगे।
फिर नकुल ने भी कहा, यार पहले तो कैंटीन जाएंगे, मुझे भूख लग रही है। वारुष का ध्यान बाइक चलाने पर ही था, तभी उन्हें रास्ते में एक जगह बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए मिले और कहीं कहीं पेड़ भी गिरे हुए थे। वारुष ने उन जगहों पर से संभालते हुए बाइक निकाली। फिर वारुष के नॉन स्टॉप बाइक चलाने की वजह से कुछ ही देर में वो यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए थे। फिर यूनिवर्सिटी गेट से वो कॉलेज गेट की तरफ जाने लगे और अपनी बाइक पार्क करके वो तीनों कैंटीन की तरफ ही जा रहे थे कि तभी उन तीनों को पीछे से किसी ने अपनी कड़क आवाज लगाते हुए रोका। फिर तीनों एक साथ उस आवाज की तरफ मुड़े। वो और किसी की नहीं बल्कि प्रोफेसर पैमिला की थी, जो इस वक्त थोड़ी नाराजगी से उन तीनों को देख रही थी। फिर प्रोफेसर पैमिला ने अपनी कड़क आवाज में कहा, यू थ्री मीट मी इन माई कैबिन। ये सुनते ही तीनों बारी बारी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी प्रोफेसर पैमिला ने फिर से अपनी कड़क आवाज में कहा, नाउ। ये सुनते ही तीनों चुपचाप प्रोफेसर पैमिला के पीछे पीछे उनके कैबिन की तरफ चलने लगे। कैबिन पहुंचते ही तीनों लाइन से उनके टेबल के सामने खड़े हो गए। प्रोफेसर पैमिला ने भी अपने हाथ में पकड़ी फाइल को जोर से टेबल पर पटका, जिस वजह से वो तीनों डर से कांप गए। फिर प्रोफेसर पैमिला ने अपनी चेयर पर बैठते हुए उनसे पूछा, तुम तीनों कल कहाँ थे? और आज भी मुझे तुम तीनों सेकंड हाफ में दिखाई दिए हो। क्यों? वारुष और युगम तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इसी बीच नकुल ने बिना अपने मुंह को ढके जोर से और प्रोफेसर पैमिला के सामने ही उबासी लेना शुरू कर दिया। अब नकुल की हरकत पर सभी उसे घूरने लगे और प्रोफेसर पैमिला ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नकुल। अपना नाम सुनते ही नकुल ने जगते हुए हड़बड़ी में कहा, येस पैमिला। आई मीन प्रोफेसर पैमिला। वारुष और युगम मन ही मन नकुल को गालियां दे रहे थे। तभी प्रोफेसर पैमिला ने उन तीनों से फिर से कहा, मुझे मेरे सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला। इससे पहले भी तुम तीनों ने एक साथ कॉलेज से ऑफ लिया था, फिर कल भी लिया था और आज सेकंड हाफ में कॉलेज में एंट्री कर रहे हो। और मेरा लेक्चर तो ऑलमोस्ट हर बार तुम लोग मिस करते हो। डू यू ऑल वांट टू फेल इन माय सब्जेक्ट? तीनों ने अपना सिर झुकाते हुए एक साथ कहा, नो प्रोफेसर। फिर कुछ देर सोचने के बाद प्रोफेसर पैमिला ने कहा, ओके कॉल योर पेरेंट्स ऑन मंडे। मुझे तुम तीनों के पेरेंट्स से बात करनी है। ये सुनते ही तीनों ने चौंकते हुए एक साथ कहा, नो प्रोफेसर प्लीज। फिर नकुल ने कहा, प्रोफेसर प्लीज आप पेरेंट्स को मत बुलाए, हम मंडे से रेगुलर हो जाएंगे पक्का। वारुष ने भी कहा, प्रोफेसर पैमिला, हमने बेवजह ऑफ नहीं ला। छोटी या इसके पीछे भी एक रीजन है जो हम आपको नहीं बता सकते। वारुष की बात सुनकर प्रोफेसर पैमिला थोड़ा शांत हो गई। वो हमेशा ही वारुष की बातों पर शांत हो जाती थी। फिर उन्होंने एक एक करके तीनों को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बुला रही, बट दिस इज योर लास्ट वार्निंग। ये सुनते ही तीनों खुशी से अपने सिर को हिलाने लगे। तभी प्रोफेसर पैमिला ने फिर से कहा, और हाँ, नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम तीनों ऑफ लेने का सोचो उससे पहले मुझसे परमिशन लोगे। तुम तीनों को समझ में आ गया? इस बात पर भी तीनों ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस प्रोफेसर पैमिला। फिर प्रोफेसर ने कहा, नाउ गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन। अब तीनों ने गेट की तरफ जाते हुए एक साथ कहा, थैंक यू प्रोफेसर पैमिला। और ये कहते हुए तीनों कैबिन से बाहर निकल गए और फिर कॉलेज पार्क की तरफ जाने लगे। तभी नीचे बैठते हुए नकुल ने कहा, यार प्रोफेसर पैमिला ने तो आज डरा ही दिया यार। एक दिन कॉलेज नहीं आए तो कितना सुनाया हमें। युगम ने भी कहा, हाँ उन्होंने हमें सुबह का लेक्चर अभी दे दिया। फिर वारुष ने कहा, सबसे अच्छी बात ही है कि वो हमारी बात मान गई, अगर मंडे को वो हमारे पेरेंट्स को बुला लेती तो हम तीनों फंस जाते। अब नकुल ने घास पर लगभग लेटते हुए कहा, यार भूख लग रही है। युगम कुछ कहने ही वाला था कि तभी नकुल ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे, तू कैंटीन गया तो पता नहीं कब आएगा। फिर युगम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे मैं तो ये बोल रहा था कि हम तीनों साथ ही चलते हैं कैंटीन। इस बात पर वारुष ने भी हामी भरी और फिर वो तीनों कैंटीन की तरफ चले गए। तारांकन, आगे क्या होगा इन सभी की लाइफ में? क्या प्रोफेसर पैमिला को पता चलेगा इनके कॉलेज से ऑफ लेने की वजह का? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH36 दोनों साथ में क्यूट लगते हैं। कॉलेज कैंटीन में प्रोफेसर पैमिला के कैबिन में उनसे लेक्चर सुनने के बाद वारुष, युगम और नकुल कुछ खाने के लिए कैंटीन में चले गए। फिर उन्होंने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया और फिर वो एक टेबल पर जाकर बैठ गए। वो तीनों अपने ऑर्डर का वेट कर ही रहे थे कि तभी युगम ने पूछा, वारुष, कल रात तू बता रहा था कि तू पहले उड़ीसा रहता था और फिर तू बाद में यहाँ ऋषिकेश आया। युगम की बात पर वारुष ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, मैं वहीं पैदा हुआ था और 8 साल की उम्र में मम्मी मुझे लेकर यहाँ ऋषिकेश आ गई थी। फिर नकुल ने भी कहा, अच्छा, तो जब से हम दोस्त बने हैं तू तभी से यहाँ है। वारुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और तुम दोनों मेरे पहले दोस्त हो। इस बात पर युगम और नकुल एक दूसरे को देखने लगे और फिर नकुल ने चौंकते हुए पूछा, क्या बात कर रहा है? इससे पहले तेरे दोस्त नहीं थे? नकुल की बात पर वारुष ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। फिर युगम ने वारुष से सवाल पूछा, स्कूल में भी नहीं? वारुष ने जवाब में कहा, मैं उड़ीसा में कभी स्कूल गया ही नहीं, मैं होम स्कूल था और मम्मी ही मुझे पढ़ाती थी। वारुष की बातों पर युगम और नकुल उसे फटी आंखों से देख रहे थे। तभी कैंटीन काउंटर से वेटर ने आवाज लगाकर कहा, युगम, युगम, आपका ऑर्डर रेडी है, काउंटर से ले जाइए। लेकिन यहाँ युगम का ध्यान वारुष पर था, इसलिए उसने वेटर की बात सुनी नहीं थी और ना ही नकुल ने सुनी।
फिर नकुल ने सरप्राइज होते हुए कहा, भाई तू स्कूल ही नहीं गया 8 साल तक। यार काश मेरे पापा भी ऐसा करते, मुझे स्कूल ना भेजते। तभी कैंटीन काउंटर से फिर से ऑर्डर ले जाने की आवाज सुनाई दी, पर इस बार युगम ने वेटर की बात सुन ली थी, तो वो ऑर्डर लेने के लिए जैसे ही उठा तो उसने देखा निधि ने पहले ही उन तीनों का ऑर्डर काउंटर से ले लिया था। और वो युगम को देखकर मुस्कुराते हुए उनकी टेबल की तरफ आ रही थी। युगम तो निधि को देखकर खोसा गया था कि तभी नकुल ने उसे जगाते हुए कहा, अबे मजनू वो हमारा ही ऑर्डर लेकर आ रही है, जाकर उसकी मदद कर या मैं जाऊं उसके पास। नकुल की बात सुनकर युगम होश में आया और निधि की तरफ जाने लगा। निधि मुस्कुरा रही थी मगर अनकंफर्टेबल होते हुए उनकी टेबल की तरफ आ रही थी, क्योंकि उसके हाथों में दो दो ट्रे थे। युगम भी अब जल्दी से निधि के पास गया और उसके हाथों से ट्रे लेने लगा, लेकिन निधि ने युगम को सिर्फ एक ट्रे पकड़ने के लिए दी और दूसरी उसने अपने हाथ में ही पकड़ी हुई थी। युगम और निधि दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे, और यहाँ टेबल पर बैठे वारुष और नकुल उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी नकुल ने वारुष से कहा, देखा, उस दिन भी ये दोनों पार्क में बैठे ऐसे ही हंस रहे थे। अब वारुष ने भी कहा, वैसे ये दोनों साथ में क्यूट लगते हैं। फिर नकुल ने मजाक करते हुए कहा, हाँ निधि भी चश्मिश और अपना यार युगम भी चश्मिश। वारुष ने मुंह बनाते हुए नकुल को देखा, क्योंकि वो एकदम बेवकूफों वाली बातें कर रहा था। और नकुल ने भी अपने दोनों कंधों को उचकते हुए कहा, अब तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने क्या किया? तभी निधि और युगम भी उनके टेबल के पास आ गए थे। निधि ने टेबल पर ट्रे रखा, फिर मुस्कुराते हुए वारुष और नकुल की तरफ देखते हुए कहा, हाय। वारुष और नकुल ने भी मुस्कुराते हुए निधि को हाय कहा, और फिर वारुष ने निधि को कहा, निधि आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। निधि ने मुस्कुराते हुए ही कहा, नहीं नहीं वारुष थैंक यू, वो मैं अभी अमायरा और शिखा के आने का वेट कर रही। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ी अमायरा और शिखा काफी देर से कैंटीन के दरवाजे के पास से ही कभी युगम और निधि को हंसते हुए देखते तो कभी उन सभी को टेबल पर बैठे हंसते हुए देखते। अमायरा के साथ खड़ी शिखा काफी देर से अमायरा को काउंटर या टेबल की तरफ चलने के लिए बोल रही थी, मगर अमायरा शातिर नजरों से वारुष की टेबल की तरफ ही देख रही थी। यहाँ सभी हंसते हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी नकुल का ध्यान दरवाजे की तरफ गया और उसने अमायरा को वहां खड़े देख लिया था। फिर नकुल ने निधि को कहा, लो निधि आ गई तुम्हारी फ्रेंड। निधि ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उन तीनों से कहा, चलो ठीक है मैं अब चलती हूँ, तुम लोग आराम से खा लो। तभी नकुल ने युगम की तरफ देखते हुए निधि से कहा, वैसे निधि तुम कभी कभी हमारे साथ बैठकर भी लंच कर सकती हो। अब तो हमारी तरह तुम भी युगम की दोस्त हो। ये बात सुनकर निधि थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराने लगी और युगम नकुल को घूरने लगा। फिर निधि ने युगम की तरफ देखते हुए कहा, युगम क्या तुम? निधि ने इतना कहा ही था कि तभी ना कुल ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे अमायरा इसी तरफ आ रही है। ये सुनते ही सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। तभी वारुष ने अपना ऑर्डर किए बर्गर को उठाया और सीरियस होकर कहा, मैं कॉलेज पार्क की तरफ जा रहा हूँ। और ये कहकर वो कैंटीन के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं दूर से ही आ रही अमायरा वारुष को कैंटीन से बाहर जाते देख वही अपनी जगह ही खड़ी हो गई और गुस्से से देखने लगी। यहाँ युगम और निधि भी युगम को तेजी से बाहर जाता हुआ देख रहे थे। तभी नकुल ने ट्रे की तरफ देखते हुए कहा, अबे यार मैंने तो आज बर्गर ऑर्डर नहीं किया था, अब मैं ये पास्ता लेकर बाहर कैसे जाऊं? फिर नकुल ने ट्रे उठाते हुए युगम से कहा, सुन, मैं ये पास्ता पैक करवा के आता हूँ, तू मेरे बिना जाना नहीं। और ये कहकर वो काउंटर की तरफ चला गया। यहाँ युगम ने भी अपना सैंडविच और फ्लेवर्ड मिल्क उठाते हुए निधि से कहा, सॉरी, तुम कुछ कह रही थी? इस बात पर निधि ने कहा, वो मैं बस ये बोल रही थी कि जब तुम लेक्चर से फ्री हो जाओ तो क्या तब तुम मुझसे लाइब्रेरी में मिल सकते हो? ये सुनते ही युगम खुश हो गया और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ क्यों नहीं जरूर। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी अमायरा और शिखा भी निधि के पास आ गए थे। अब युगम ने अमायरा के आते ही उसे फीके मन से देखा, फिर निधि से कहा, ठीक है निधि, फिर मिलते हैं, बाय। निधि ने भी उसे बाय में जवाब दिया और फिर युगम नकुल के पास काउंटर की तरफ चला गया। तारांकन, वारुष के ऐसे इग्नोर करने पर क्या करेगी अब अमायरा? निधि ने युगम को लाइब्रेरी में क्यों बुलाया था? क्या हो गई निधि और युगम की दोस्ती की शुरुआत? आखिर क्यों 8 साल तक वारुष स्कूल नहीं जाता था? और क्या है वारुष के बचपन की कहानी? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH37 रेनू आंटी देवभूमि यूनिवर्सिटी में अमायरा को अपने पास आता देखकर वारुष कैंटीन से बाहर चला गया था और उसके जाने के बाद नकुल अपने ऑर्डर किए पास्ता को कैंटीन काउंटर से पैक करवा रहा था और फिर युगम भी उसके पास चला गया था। यहाँ अमायरा और शिखा भी निधि के पास आ गई थी और फिर शिखा निधि को छेड़ते हुए कहने लगी, अच्छा तो ये है तुम्हारा पुराना दोस्त? हाँ। अमायरा निधि और शिखा की बात सुन रही थी। तभी निधि ने शिखा की बात पर शर्माते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। फिर शिखा ने मुस्कुराकर निधि को छेड़ते हुए कहा, ओहो, तो हमारे पीठ पीछे ये सब चल रहा है? हम? फिर निधि ने शर्माते हुए ही कहा, नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। तभी युगम और नकुल काउंटर से होकर कैंटीन से बाहर की तरफ जाने लगे और जाते हुए भी इस वक्त युगम निधि को ही देख रहा था। निधि और शिखा भी युगम को देख रही थी। फिर शिखा ने निधि से कहा, सिर्फ अच्छे दोस्त या बहुत अच्छे दोस्त? निधि सिर्फ शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी।
यहाँ अमायरा काफी देर से चुपचाप सभी बातें नोटिस कर रही थी। फिर तीनों टेबल पर बैठ गए और काउंटर से एक वेटर खुद आकर अमायरा और उसकी दोस्तों का ऑर्डर लेने लगा। डीन की बेटी होने की वजह से अमायरा की पूरे यूनिवर्सिटी में ही बहुत चलती थी। अब अमायरा ने भी अपनी खामोशी को तोड़ते हुए निधि से कहा, निधि, तुम जानती हो ना कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अमायरा की बात सुनकर निधि ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, ऑफ कोर्स अमायरा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। अमायरा ने भी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए कहा, तुमने पक्का मुझे उस दिन के लिए माफ कर दिया ना। निधि ने मुस्कुराते हुए अमायरा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था अमायरा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। तभी अमायरा ने मुस्कुराते हुए वेटर को आवाज लगाते हुए कहा, वेटर, ऑर्डर के साथ 3 रेड वेलवेट पेस्ट्रीज भी लेकर आना। अब शिखा ने भी हैरान होकर मुस्कुराते हुए कहा, रेड वेलवेट पेस्ट्रीज, वाओ, किस खुशी में अमायरा। अमायरा ने निधि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को अब पेस्ट्री ट्रीट भी नहीं दे सकती। इस बात पर निधि और शिखा दोनों मुस्कुराने लगे और कुछ ही देर में उनका ऑर्डर भी आ गया था। फिर अमायरा ने खाते हुए निधि से पूछा, तो अब तुम युगम की फ्रेंड बन गई हो। निधि ने भी खाते हुए ही हल्की स्माइल के साथ कहा, पता नहीं, पर तुम दोस्त कह भी सकती हो। फिर कुछ सोचते हुए अमायरा ने कहा, अच्छा, फिर क्या तुम मेरा एक काम करोगी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज पार्क में वारुष कैंटीन से आकर कॉलेज पार्क में बैठ गया था और वहीं बैठकर वो अपना बर्गर खा रहा था और कुछ ही देर बाद युगम और नकुल भी वारुष के पास आ गए थे। नकुल ने वारुष के पास आते ही कहा, यार वारुष, तू बार बार अमायरा को देखकर भाग क्यों जाता है। तभी अपना बर्गर खाते हुए वारुष ने कहा, तो क्या करूं, तुझे पता है कि हमारे मिलते ही कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर होता है, बस मुझे वो सब पसंद नहीं। नकुल ने वारुष की बात पर हामी भरी, फिर तीनों अपना खाना खाने लगे। फिर नकुल ने खाते हुए कहा, वारुष, तू कैंटीन में उड़ीसा की बात बता रहा था ना, चल अब बता ना। वारुष ने कुछ याद करते हुए पूछा, अच्छा तो मैं कहाँ था। तभी युगम ने खाते हुए कहा, तू बता रहा था कि तू 8 साल तक होम स्कूल था। वारुष ने कहा, हाँ, और तुम्हें पता है, मुझे तब स्कूल का मतलब भी नहीं पता था। मेरा मतलब है कि मुझे लगता था कि सभी बच्चे मेरी तरह ही घर पर ही पढ़ते होंगे। फिर एक दिन मुझे रेनू आंटी ने बताया कि स्कूल क्या होता है और मुझे यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे बच्चों को भी दिखाया। फिर युगम और नकुल ने खाते हुए ही एक साथ पूछा, रेनू आंटी, ये रेनू आंटी कौन है। तभी वारुष ने जवाब देते हुए कहा, रेनू आंटी हमारे पड़ोस में रहती थी, वो बहुत अच्छी थी। उनके बच्चे नहीं थे इसलिए वो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मम्मी मुझे उनके पास ज्यादा रहने नहीं देती थी। युगम ने पूछा, और भला ऐसा क्यों। वारुष ने कहा, पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों, क्योंकि मैं तब छोटा था। लेकिन अब उस बारे में सोचता हूँ तो यही लगता है कि शायद मम्मी को डर लगता था कि कहीं मैं उनके पास ही हमेशा ना रह जाऊं और कहीं उन्हें ही अपनी मम्मी ना समझने लागू। फिर नकुल ने कहा, तेरा मतलब है जेलसी, तेरी मम्मी जेलस होती थी तेरी रेनू आंटी से। नकुल की बात पर युगम नकुल को घूरने लगा और फिर वारुष ने कहा, हाँ कह सकते हैं। वैसे सच कहूं तो अभी भी मैं रेनू आंटी को बहुत मिस करता हूँ। वारुष को मायूस होता देखकर युगम ने कहा, हाँ तो कॉल कर लेना उन्हें। वारुष ने फिर मायूस होते हुए कहा, मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकता। फिर नकुल ने कहा, क्यों, तेरे पास रेनू आंटी का नंबर नहीं है क्या। वारुष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश होकर बैठा रहा। फिर युगम ने वारुष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नंबर भी ढूंढ लेंगे। वैसे भी अब टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रोंग हो गई है। तभी वारुष ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अगर मुझे नंबर मिल भी गया फिर भी मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। तभी नकुल ने पूछा, ऐसा क्यों, क्या विदेश चली गई हैं वो। तभी वारुष ने धीरे से कहा, मैं उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही युगम और नकुल शांत होकर वारुष को देखने लगे। तारांकन, क्या हुआ था रेनू आंटी को। आखिर अमायरा किस काम के बारे में निधि जो करने के लिए कह रही थी। क्या चल रहा है अमायरा के दिमाग में। क्या निधि युगम को मानती है अपना दोस्त या दोस्त से कुछ ज्यादा। आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब। इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH38, क्या तुम उस लड़की का नाम जान सकती हो। तत्वा आयोगशाला में लंच ब्रेक के वक्त राजीव रावत अपने ऑफिस रूम में बैठे हुए थे और उन्होंने आज यामिनी को अपने ऑफिस रूम में साथ लंच करने के लिए बुलाया था। यामिनी भी अपना लंच बॉक्स लेकर राजीव के ऑफिस रूम के अंदर आते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है राजीव, आज क्या स्पेशल लेकर आए हैं आप। यामिनी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि राजीव जब भी कुछ स्पेशल खाने के लिए लाते थे तो यामिनी को जरूर बुलाया करते थे। एक यामिनी ही थी जो मुसीबत की घड़ी में राजीव के साथ खड़ी हुई थी और यामिनी ने राजीव की मदद करके तत्वा आयोगशाला को सफलता में काफी आगे तक पहुंचाया था और वो यामिनी को एक एम्प्लॉय से ज्यादा अपनी दोस्त मानते थे। यामिनी की बात पर राजीव ने कहा, यामिनी आओ बैठो। फिर दोनों ने अपना लंच बॉक्स खोला तब यामिनी ने देखा कि राजीव तो आज नॉर्मल खाना लेकर आए थे, कुछ अलग नहीं था खाने के लिए। यामिनी ने राजीव का लंच बॉक्स देखते हुए कहा, अरे ये क्या राजीव, आप तो नॉर्मल सैंडविचेस लेकर आए हैं, मुझे तो लगा आप आज भी शाही पनीर और पुलाव लेकर आए हैं। राजीव ने गंभीर भाव से कहा, यामिनी मैंने तुम्हें यहाँ किसी और बात के लिए बुलाया है। यामिनी भी अब थोड़ा कंफ्यूज होकर राजीव की तरफ देखने लगी।
फिर राजीव ने कहा, तुम्हें सुनहरी के बारे में पता चला? यामिनी ने पहले तो राजीव की तरफ देखा, फिर अपने लंच बॉक्स को देखते हुए कहा, हाँ। उनका एक्सीडेंट हो गया था ना? राजीव ने हामी भरते हुए कहा, हाँ। तुम्हें क्या लगता है उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा? यामिनी ने अब अपना लंच खाते हुए कहा, मेरे ख्याल से सुनहरी ने आपको बताया होगा कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अब राजीव ने भी अपना लंच करना शुरू किया और फिर कहा, हाँ बताया था, लेकिन तुम्हें उसकी बात कुछ अजीब नहीं लगी? यामिनी ने कहा, अजीब? क्या अजीब लगना है इसमें? राजीव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आज सुबह मैंने सुनहरी के हस्बैंड को अपने ऑफिस रूम में बुलाया था। ये सुनते ही यामिनी खाते हुए ही राजीव को देखा, फिर राजीव ने आगे कहा, मैंने सुनहरी से तो उसकी सारी बात जान ही ली थी, मगर जब आज मैंने उसके हस्बैंड से बात की तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि यूनिवर्सिटी में वारुष, युगम और नकुल के कैंटीन से बाहर जाने के बाद अमायरा, निधि और शिखा कैंटीन में कुछ खाने के लिए बैठ गए। और निधि के उसे माफ कर देने पर अमायरा ने पेस्ट्री की ट्रीट देते हुए निधि से कहा, निधि, क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम पूछ क्यों रही हो? कहो ना, क्या काम है? फिर कुछ सोचते हुए अमायरा ने कहा, वो क्या तुम युगम से बात करके ये पता लगा सकती हो कि युगम और नकुल उस दिन किस भाभी के बारे में बात कर रहे थे? अमायरा की ये बात सुनते ही निधि और शिखा दोनों थोड़ा हैरानी से अमायरा की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन दोनों को ही अमायरा की बात थोड़ी अजीब लग रही थी। अमायरा ने उन दोनों का चेहरा पढ़ लिया था, फिर उसने बात को नॉर्मल करने के लिए फिर से कहा, एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि वारुष किसे पसंद करता है, क्योंकि मेरे पूछने पर तो वो मुझे नहीं बताएगा, लेकिन तुम्हारे पूछने पर युगम शायद तुम्हें बता दे। शिखा ने पेस्ट्री खाते हुए ही कहा, लेकिन अमायरा, तुम जान के क्या करोगी कि वारुष किसे पसंद करता है? शिखा के सवाल पर निधि भी अमायरा का जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लगी, फिर अमायरा ने एक स्माइल देते हुए मासूमियत के साथ कहा, तुम दोनों तो जानती ही हो दैट हाउ मच आई लाइक वारुष, तो मूव ऑन करने के लिए मेरा ये जानना जरूरी है कि वो लड़की कौन है। निधि को अभी भी अमायरा की बात ठीक नहीं लग रही थी। निधि कुछ कहती उससे पहले ही अमायरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, निधि, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना तो कर सकती हो ना? प्लीज, तुम्हारा उस लड़की का नाम जानना मेरी ही हेल्प करेगा। ये कहते हुए अमायरा निधि को देखकर मासूम चेहरा बनाने लगी। अब शिखा भी निधि की तरफ देख रही थी कि वो क्या जवाब देगी। तभी थोड़ी देर सोचने के बाद निधि ने कहा, ओके, मैं युगम से उस लड़की के बारे में पूछने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनते ही अमायरा बहुत खुश हो गई, उसने खुशी से निधि को गले से लगाते हुए कहा, सिर्फ कोशिश नहीं करना, पता भी लगाना। आई नो तुम पता जरूर लगा लोगी। अब निधि भी अमायरा को देखकर हल्की मुस्कान उसे देने लगी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज पार्क में छोटे हुए ही वारुष से उड़ीसा में उसके होम स्कूल की बात पूछने लगे, जिस वजह से उन दोनों को रेनू आंटी के बारे में पता चला। लेकिन वारुष के पूरी बात बताने पर उन दोनों को पता चला कि रेनू आंटी अब जिंदा नहीं है। और वारुष ये बात उन्हें बताते हुए काफी दुखी था, क्योंकि उसे रेनू आंटी के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। रेनू आंटी के खुद के बच्चे ना होने के कारण वो वारुष को अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती थी। और 8 साल की उम्र तक कोई दोस्त ना होने की वजह से वारुष रेनू आंटी को ही अपना दोस्त समझ लेता था, जिससे रेनू आंटी को एक बेटे का प्यार मिल जाता था और वारुष को एक दोस्त की कमी पूरी हो जाती थी। युगम ने ये बात जानकर वारुष से थोड़ा मायूस होते हुए पूछा, क्या हुआ था रेनू आंटी के साथ? वारुष ने खुद को संभालते हुए हिम्मत के साथ कहा, जिस रात मम्मी और मैं ऋषिकेश के लिए आने वाले थे, उसी शाम उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत रोया था उस दिन और मैं उड़ीसा छोड़कर यहाँ ऋषिकेश आना भी नहीं चाहता था। अब नकुल ने भी पूछा, क्या रेनू आंटी बीमार थी? वारुष ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, वो काफी टाइम से बीमार चल रही थी। और उनकी बीमारी क्या थी ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा था और मम्मी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वारुष ने कहा, मम्मी ने मुझे उनके मरने की बात भी नहीं बताई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुझे पता चलता तो मैं रेनू आंटी के पास जाने की जिद करता। तारांकन, यामिनी ने क्यों छुपाई थी वारुष से रेनू आंटी की मौत की खबर? आखिर क्यों जानना चाहती थी अमायरा उस लड़की के बारे में जिसे वारुष पसंद करता था? क्या सच में अमायरा मूव ऑन करना चाहती थी या इसके पीछे है कोई और वजह? राजीव को सुनहरी के हस्बैंड की किस बात पर विश्वास नहीं हुआ? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH39 ओडिशा से ऋषिकेश। तत्वा आयोगशाला में राजीव रावत और यामिनी राजीव के ऑफिस रूम में साथ बैठकर लंच कर रहे थे और सुनहरी के एक्सीडेंट के बारे में बातें भी कर रहे थे। तभी राजीव ने चौंकते हुए कहा, मैंने जब आज सुबह सुनहरी के हस्बैंड से बात की तो मुझे उससे बहुत अजीब सी बात पता चली, जिसे सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। यामिनी ने भी अब अपने चेहरे के भाव बदलते हुए राजीव को देखा और कहा, राजीव, आप मुझे साफ साफ बताएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं? राजीव ने अब अपना खाना खाना छोड़कर पूरे ध्यान के साथ यामिनी को अपनी बात बताते हुए कहा, यामिनी, जो बात हम सभी को सुनहरी ने बताई वही बात उसके हस्बैंड ने भी मुझे बताई थी। अब यामिनी ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, राजीव, आप ठीक तो हैं ना? आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? राजीव ने फिर से कहा, वही तो यामिनी,
जैसे सुनहरी ने कहा कि उसको उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद नहीं, वैसे ही उसका हस्बैंड भी अजीब सी बातें कर रहा है। उसके हस्बैंड ने मुझसे कहा कि जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तब सुनहरी खुद से ही बालकनी के पास जाकर वहां से कूदकर नीचे गिर गई। यामिनी ने राजीव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस कंफ्यूज होते हुए उन्हें देखने लगी। फिर राजीव ने यामिनी के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था, आखिर सुनहरी खुद क्यों कूदेगी अपनी बालकनी से? मुझे तो लगता है। राजीव ने इतना ही कहा था कि तभी यामिनी ने उनकी बात काटते हुए उनसे पूछती है, क्या लगता है आपको? राजीव ने अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो लगता है या तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ का दिमाग खराब हो गया है, या तो ये दोनों हम सभी को पागल बना रहे हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? अब राजीव की बात सुनकर यामिनी ने भी हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है सुनहरी को नींद में चलने की बीमारी होगी और इस वजह से उसके साथ ये हादसा हो गया। यामिनी को हंसता देखकर राजीव भी अब मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने कहा, हाँ ऐसा ही कुछ हो सकता है। खैर अभी तो मैंने उसे रेस्ट लीव्स दी हुई है, अब जैसे ही वो ठीक हो जाए तो वो फिर से तत्वा योगशाला आ सकती है। इस बात पर यामिनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ राजीव को देख रही थी, फिर दोनों अपना लंच करने लगे। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि यूनिवर्सिटी में कॉलेज पार्क में बैठकर वारुष, युगम और नकुल तीनों बात कर रहे थे और वारुष ने उन दोनों को अपने और रेनू आंटी के रिश्ते के बारे में बताया था। तभी नकुल ने वारुष से पूछा, अच्छा फिर तुझे रेनू आंटी की मौत की खबर कैसे मिली? वारुष ने कहा, रेनू आंटी के पति की आवाज सुनकर। रेनू आंटी की मौत होने पर उनके पति बहुत जोर जोर से रो रहे थे। फिर वारुष उन दर्द भरे लम्हों को याद करते हुए कहता है, उनके रोने की आवाज सुनकर उस गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, इसलिए मुझे भी उनकी खबर के बारे में पता चला। रेनू आंटी के पति उनसे बहुत प्यार करते थे। कुछ देर तक युगम और नकुल वारुष को यूं ही उदास बैठे हुए देख रहे थे। फिर युगम ने वारुष का ध्यान भटकाने के लिए कहा, तू हमें ये बता रहा था ना कि तू उड़ीसा से यहाँ ऋषिकेश कैसे आया? वारुष ने अब युगम की बात पर ध्यान दिया कि तभी नकुल ने भी पूछा, हाँ, और तू अपने सपनों के बारे में भी हमें बता रहा था। वारुष ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए उन दोनों की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरे सपने ही मेरा यहाँ ऋषिकेश आने का कारण है। युगम और नकुल वारुष की बात ध्यान से सुन रहे थे और उसकी बात को आगे जानना भी चाह रहे थे। वारुष ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, ओडिशा में इन 8 सालों में मम्मी से जो भी हो सका उन्होंने वो मेरे सपनों की परेशानी को जानने और ठीक करने के लिए किया। उन्होंने बहुत से घरेलू नुस्खे किए, झाड़ फूंक भी करवाया और डॉक्टर को भी दिखाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। हाँ लेकिन वहाँ एक डॉक्टर थे जिनसे मिलने के बाद मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। ये बात सुनते ही युगम ने पूछा, परेशान क्यों? ऐसा क्या कहा तो डॉक्टर ने? वारुष ने पार्क में लगी घास को तोड़ते हुए अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता और ना ही मम्मी ने मुझे कुछ बताया, क्योंकि यहाँ ऋषिकेश आने के बाद मैंने मम्मी से ये बात छुपा ली थी कि मुझे अभी भी ये सपने आते हैं जो मुझे याद ही नहीं रहते। अब नकुल ने वारुष से पूछा, लेकिन तूने आंटी से ये बात छुपाई क्यों है? वारुष ने कहा, ताकि मैं उड़ीसा की तरह अब ऋषिकेश से भी ना चला जाऊं। फिर वारुष ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मम्मी उड़ीसा से ऋषिकेश मेरे इलाज की वजह से ही आई थी माँ, घर कुछ भी नहीं हुआ। और फिर तुम दोनों से दोस्ती हो जाने के बाद तुम दोनों से दूर होने के डर से मैंने मम्मी से ये बात आज तक छुपाई हुई है। ये सुनते ही युगम और नकुल भावुक हो गए थे और फिर उन्होंने एक साथ वारुष को कस के गले से लगा लिया। और उनके अचानक गले से लगने पर वारुष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने भी उन दोनों को और भी ज्यादा कस के गले से लगा लिया, जिस वजह से उनका अब दम घुटने लगा। जब वो दोनों सांस न आने की वजह से खांसने लगे तब जाकर वारुष ने उन्हें खुद से अलग किया। युगम और नकुल दोनों ही इस वक्त खांस रहे थे, तभी वारुष ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उन दोनों से कहा, सॉरी, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। इस बात पर नकुल ने खांसते हुए ही कहा, अबे ये तेरा थोड़ा इमोशनल होना अभी हमें स्वर्गलोक की टिकट कटवा देता। वारुष नकुल की बात पर हंस रहा था। तभी युगम ने कहा, चलो फिर खाना पीना और बातें हो गई हो तो लेक्चर अटेंड करने चले। फिर मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। वारुष ने युगम से पूछा, लाइब्रेरी किस लिए? नकुल ने भी युगम को छेड़ते हुए कहा, हाँ तुझे अब किस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। युगम ने उन दोनों से नजरें चुराते हुए कहा, वो मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है। अब वारुष और नकुल कुछ ना कहकर युगम के साथ लेक्चर अटेंड करने के लिए जाने लगे। तारांकन, आखिर युगम लाइब्रेरी क्यों जाना चाहता था? क्या वारुष को मिल पाएगा अपने सपनों से बचने का कोई उपाय? क्या सुनहरी सच में नींद में चलने की वजह से अपनी बालकनी से गिरी? क्या सुनहरी और उसका हस्बैंड मनगढ़ंत बातें बनाकर सबको बेवकूफ बना रहे हैं? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH40 पैम्फलेट। देवभूमि यूनिवर्सिटी में वारुष, युगम और नकुल कॉलेज पार्क से उठकर अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास की तरफ जाने लगे। तीनों कॉरिडोर से होते हुए क्लास की तरफ जा रहे थे और कॉरिडोर में खड़ी सभी लड़कियों का ध्यान वारुष पर ही था। कॉलेज में कोई भी वारुष को बिना देखे या उसे पीछे से देख के ही पहचान लेता था, क्योंकि उसकी हाइट कॉलेज के सभी लड़कों से काफी ज्यादा लंबी थी। जब वो तीनों कॉरिडोर से क्लास की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने से अमायरा, निधि और शिखा भी क्लास की तरफ ही आ रही थी। अमायरा ने दूर से ही देख लिया था कि कॉरिडोर में खड़ी लड़कियां वारुष को काफी देर से देख रही हैं।
वारुष की नजर अमायरा पर पड़ते ही वो उससे अपनी नजरें फेरते हुए क्लास के अंदर चला गया और उसी के साथ युगम और नकुल भी अंदर चले गए। यहाँ अमायरा क्लास के अंदर ना जाकर कॉरिडोर में खड़ी उन लड़कियों के पास जाने लगी और इस तरफ निधि और शिखा क्लासरूम के गेट पर ही खड़ी रह गई और अमायरा को देखने लगी। उन लड़कियों के पास जाकर अमायरा ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ उन्हें धमकाते हुए कहा, जिसे तुम अपनी इन सस्ती नजरों से देख रही हो वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो अगली बार उसे देखने से पहले मेरा ख्याल कर लेना। फिर अमायरा ने अपने सनग्लासेस अपने सिर पर चढ़ाए और क्लास की तरफ जाने लगी। जब अमायरा उन लड़कियों को धमका रही थी तब निधि और शिखा एक दूसरे को देखने लगी। निधि के मन में तो कैंटीन में कही अमायरा की बात याद आने लगी, जिसमें उसने कहा था कि वो अब वारुष से मूव ऑन करना चाहती है। अमायरा के जाते ही कॉरिडोर में खड़ी लड़कियां उसे गुस्से से देखने लगी। यहाँ अमायरा ने भी निधि के चेहरे पर टेंशन देख ली थी। फिर अमायरा ने हल्की मुस्कान के साथ निधि से कहा, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना मूव ऑन करने में, पर तुम फिक्र मत करो, जैसे ही मुझे उस लड़की के बारे में पता चल जाएगा तब मैं वारुष और उस लड़की के बीच से निकल जाऊंगी। यहाँ क्लासरूम में आते ही वारुष, युगम और नकुल ने देखा कि सभी स्टूडेंट्स के हाथों में पैम्फलेट है। वो तीनों जैसे ही अपनी सीट पर बैठने लगे तभी एक लड़के ने आकर जल्दी से एक एक करके उन तीनों के हाथ में पैम्फलेट पकड़ा दिया। पैम्फलेट को पढ़ते ही नकुल ने एक्साइटेड हो कहा, यस, मुझे इसी का तो कब से इंतजार था। युगम ने भी पैम्फलेट देखते हुए नकुल से कहा, हाँ तुझे पढ़ाई छोड़कर बाकी सभी चीजों का ही तो इंतजार रहता है। नकुल ने फिर से एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे यार हमारी देवभूमि यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच होने वाला है, भला इसका इंतजार क्यों नहीं होगा मुझे। नकुल को बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्प था, इसलिए वो पैम्फलेट को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया था। फिर उसने एक्साइटमेंट में वारुष और युगम को आगे बताते हुए कहा, इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच अगले हफ्ते है, तो मैं तुम दोनों को पहले ही बता देता हूँ कि मैं इस हफ्ते बिजी रहने वाला हूँ, आखिर मुझे प्रैक्टिस भी तो करनी है। वारुष ने भी नकुल की बात सुनकर कहा, पहले जाके पार्टिसिपेशन में अपना नाम तो लिखवा ले। वारुष की बात पर नकुल ने कहा, अरे हाँ यार, मैं अभी जाता हूँ। नकुल अपनी सीट से उठने ही वाला था कि तभी क्लासरूम में लेक्चर लेने के लिए प्रोफेसर आ गए और उन्हें देखकर नकुल वापस बैठ गया और कहा, चलो अब क्लास के बाद ही जाता हूँ नाम लिखवाने। फिर तीनों ही लेक्चर अटेंड करने लगे। अब लेक्चर खत्म हो गया था और निधि अपनी सीट से उठकर युगम की तरफ आ रही थी क्योंकि उन दोनों को लाइब्रेरी जाना था। लेकिन निधि को अपनी तरफ आते देख युगम पहले ही अपनी सीट से उठ गया क्योंकि वो वारुष और नकुल को नहीं बताना चाहता था कि वो निधि के साथ लाइब्रेरी जा रहा है। इसलिए युगम जल्दी से अपनी सीट से उठा और उन दोनों से कहा, अच्छा मैं अब लाइब्रेरी जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो सीधा निधि के पास चला गया। फिर निधि और युगम साथ में लाइब्रेरी की तरफ जाने लगे, लेकिन नकुल ने उन दोनों को एक साथ जाते हुए देख लिया था। फिर नकुल ने वारुष से कहा, देखा तूने? वारुष ने उन दोनों को नहीं देखा था, इसलिए उसने पूछा, क्या देखा? फिर नकुल ने कहा, युगम निधि के साथ लाइब्रेरी गया है और हमें क्या बोल रहा था कि उसे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है। अब वारुष ने नकुल को याद दिलाते हुए कहा, और तुझे शायद इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच के पार्टिसिपेशन में अपना नाम लिखवाने जाना था ना। ये सुनते ही नकुल हड़बड़ी में अपनी सीट से उठा और कहा, अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया, चल मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। और ये कहते हुए नकुल भागते हुए क्लासरूम से बाहर चला गया। अब अकेले बैठे वारुष ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से कहा, ये दोनों तो चले गए, अब मैं कहाँ जाऊँ। वहीं दूर बैठी अमायरा ये सब देख रही थी। जब निधि और युगम साथ में गए तब भी वो उन्हें साथ में जाता देखकर मुस्कुरा रही थी, और अब नकुल को भी जाता देख वो और भी खुश हो गई क्योंकि इस वक्त वारुष अकेला बैठा था। यहाँ शिखा भी चीयर लीडर के लिए अपना नाम लिखवाने के लिए चली गई थी। फिर अमायरा अपनी सीट से उठकर वारुष की सीट के पास आकर बैठ गई। अमायरा को अपने पास बैठा देखकर वारुष अपनी सीट से उठने ही वाला था कि तभी अमायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वारुष, मैं उस दिन के लिए तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। अमायरा सभी लड़कों की पसंद होने के बावजूद भी वारुष उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसको अमायरा का एरोगेंस और दूसरों के लिए जो उसका स्वभाव था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अमायरा की ये बात भी नहीं पसंद थी कि उसे अपने पापा के पैसों का बहुत गुरूर था और उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज पैसों से खरीदी जा सकती थी। वारुष ने भी सीधा जवाब देते हुए अमायरा से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। और फिर बिना आगे कुछ कहे वो अपनी सीट से उठकर क्लास के बाहर चला गया। अमायरा वहीं बैठी वारुष को क्लास से बाहर जाता देख रही थी। फिर अमायरा ने खुद से ही कहा, बस एक बार मुझे उस लड़की के बारे में पता चल जाए। तारांकन, अमायरा क्यों उस लड़की के बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक थी? क्या अमायरा सच में वारुष से मूव ऑन हो गई थी या थी ये कोई उसकी साजिश? क्या नकुल इंटर कॉलेज बास्केटबॉल कंपटीशन में अपना नाम लिखवा पाएगा? क्या लाइब्रेरी में जाकर निधि युगम से पूछेगी उस लड़की के बारे में? आखिर क्या है इन सभी सवालों के जवाब? इस चैप्टर को लाइक और कमेंट करके बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए टिलिज़मी दुनिया का अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी तिलिस्मी दुनिया। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।